हेलो माय डियर फ्यूचर चार्टर्स, माय नेम इज सी अक्षय मंत्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, दैट इज इको ज्ञान बाय एके। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 का रिवीजन, दैट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। राइट, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के अंदर सबसे पहले अपन समझते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वांट, है ना। वांट की मतलब क्या होता है? वांट मतलब क्या? हर वो चीज जो आपकी जरूरत है, आप जो चाहते हो, है ना, उसको अपन वांट बोलते हैं। सो सर, फीचर्स ऑफ वांट क्या होते हैं? देखो, सबसे पहला फीचर है वांट आपकी जो होती है बिल्कुल भी अनलिमिटेड। आपको कितनी भी चीजें दे दी जाए, आपकी वांट्स कभी भी खत्म होने वाली है क्या? नहीं। लेट्स से बचपन से आपके पेरेंट्स ने आपको अगर एक पानी की बोतल खरीद दी, तो आप जो है वो छोटी बोतल के बजाय बड़ी बोतल मांगते हो, है ना। अगर छोटा सा आपको पेन पेंसिल खरीद के दे दिया जाए, तो आप मांगते हो इसको रखने के लिए हमको पाउच चाहिए। पाउच मिल गया तो आपको कंपास चाहिए, है ना। अभी धीरे धीरे आपकी जो वांट्स है वो क्या होती है? बढ़ते जाती है। कभी भी वो खत्म होती है क्या? नहीं। अपने को अगर घर वाले ने छोटी साइकिल दी तो अपन 2 साल चलाते हैं, उसके बाद अपने को बड़ी साइकिल चाहिए। सादी साइकिल है तो गियर की साइकिल चाहिए। गियर की साइकिल आने के बाद में भी अपने को गाड़ी चाहिए। तो अपनी जो वांट्स है वो कभी भी क्या है? अनलिमिटेड है, चेंज होते रहती है ना। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी जरूरतें भी बढ़ती है। उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी वांट्स भी क्या होती है? चेंज होते रहती है। राइट, सेकेंड फीचर ऑफ वांट का ये, दैट इज डिफर्स इन इंटेंसिटी। हर एक वांट की इंटेंसिटी मतलब जरूरत एक जैसी होती है क्या? नहीं। कुछ चीजें हैं जो सच में बहुत ज्यादा जरूरी होगी, कुछ चीजें बिल्कुल भी जरूरी नहीं होगी। अपनी हमेशा वही वांट फुलफिल होनी चाहिए जिसकी इंटेंसिटी क्या हो? बहुत ज्यादा हो, जिसकी जरूरत अपने को बहुत ज्यादा है। बाकी वांट्स फुलफिल ना भी हो तब भी चलेगा क्या? यस। जैसा घर वाले आपको बचपन से जबरदस्ती होने के बाद में क्या बोलते थे, क्या ये चीज सच में जरूरी है तो दिला देंगे, वरना दिलाएंगे क्या? नहीं दिलाएंगे। दैट इज डिफर्स इन इंटेंसिटी। हर एक वांट का इंटेंसिटी क्या होता है? अलग होता है। थर्ड, इट इज सटाइबल। सटाइबल मतलब हर एक चीज आपकी वांट को क्या कर सकता है? सेटिस्फाई कर सकता है। जैसा एग्जांपल अपन ने लिया था आइसक्रीम के बारे में। 4 फ्लेवर की आइसक्रीम है, अपने को आइसक्रीम खाने की, कोई भी फ्लेवर के खाओ, आपकी भूख मिट जाएगी क्या? यस। तो हर एक फ्लेवर का आइसक्रीम आपकी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है। नेक्स्ट, हर एक वांट कॉम्पिटिटिव होता है ना। एक दूसरे से हर एक का क्या है? कॉम्पिटिशन है। हर एक चीज एक दूसरे से कॉम्पिटिशन रखती है। अगर आपने एक चीज कंज्यूम कर ली, एक चीज की वांट हो गई, तो दूसरे की होगी क्या? नहीं होगी। तो ईच एंड एवरी वांट इज व्हाट? कॉम्पिटिटिव। फिफ्थ पॉइंट अपने को यहाँ पे बोला, दैट इज अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। हर एक वांट क्या है? एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जॉइंट अपन चीजों का वांट बोल सकते हैं। मोबाइल के साथ में आप चार्जर लेते हो, मोबाइल के साथ में आप हेडफोन्स खरीदते हो, है ना। इनका वांट्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। राइट, अगर आपने गाड़ी खरीद ली तो आपको क्या चाहिए? पेट्रोल या डीजल उसके साथ में चाहिए होगा। राइट, सो एवरी वांट इज व्हाट? इट इज कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। राइट, नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव। एक चीज अगर आपने खरीद ली तो आप दूसरी खरीदने वाले हो क्या? नहीं, दे आर सब्स्टिट्यूट्स। हर एक वांट एक दूसरे का क्या है? सब्स्टिट्यूट होता है। राइट, सेवन पॉइंट सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। हर एक वांट क्या है? पर्सन टू पर्सन लोगों की वांट्स अलग होती है। छोटे बच्चे की वांट अलग है, बड़े की अलग है। क्लास में आप जितने भी बच्चे बैठे हो, सबकी वांट्स क्या है? अलग है ना। जैसा अगर समझो अपन ने एग्जाम्पल लिया था, सबको अगर 10-10 हजार रुपए दे दिए जाए, आप उसका क्या करोगे? कोई उसको जो है वो शॉपिंग के लिए लगाएगा, कोई उसको एजुकेशन में लगाएगा, कोई उसका मोबाइल खरीद लेगा, कोई उसकी घड़ी खरीद लेगा, है ना। तो सबकी वांट्स क्या है? अलग अलग होती है। किसी की भी वांट सेम है क्या? नहीं है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट अपन ने बोला था वांट्स आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। राइट, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस आपका वांट क्या होता है? चेंज होते रहता है। वो एक जैसा है क्या? नहीं है। नेक्स्ट अपन ने बोला था वांट्स कैसे होते हैं? या तो वो रिकरिंग होते या तो वो नॉन रिकरिंग होते हैं। रिकरिंग मतलब बार बार आप उस चीजों की वांट करने वाले हो। नॉन रिकरिंग मतलब एक बार कर लिया तो फिर से करना पड़ेगा क्या? नहीं। जैसे अपन कार की या घर की वांट बोल सकते, एक बार करते कई सालों तक फिर से करना नहीं पड़ेगा। लेकिन खाने की अगर बात है, रोज अपने को सुबह शाम खाने को चाहिए क्या? यस। अपन ठूसने से पीछे हटने वाले क्या? नहीं। कितने भी बार खिलाओ, अपन घर वालों को कभी मना नहीं करते, है ना। खाना खाने के बाद में अगर कोई आइसक्रीम पूछे तो मना करने वाले क्या? नहीं। पान पूछे तो मना करने वाले क्या? नहीं, है ना। अपन छोड़ने वाले क्या किसी को? नहीं। दीज आर द रिकरिंग वांट्स, है ना। यस। नेक्स्ट, आपकी जो वांट है वो कई सारे चीजों से अफेक्टेड होती है, जैसा कि इनकम है, टेस्ट है, प्रेफरेंस है, लाइक्स है, डिसलाइक्स है, फैशन है, ट्रेंड है। इन सब से आपकी वांट पे क्या पड़ता है? असर पड़ता है। एंड द लास्ट पॉइंट अपन ने बोला था, आपकी जो वांट है वो अराइज होती है ड्यू टू द नेचुरल इंस्टिंक्ट, सोशल ऑब्लिगेशन एंड इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस। राइट, नेचुरल इंस्टिंक्ट मतलब सर अपने कुछ फैमिली से रिलेटेड, अपने रीजन से, रिलीजन से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो अपने को करना क्या है? जरूरी है, उसलिए अपन वो काम कर रहे हैं, है ना। छोटा बच्चा हुआ तो उसका नामकरण का कार्यक्रम करवाने का है ना। उसकी गोद भराई की रस्म हो रही है। ये सब क्या है? ये नेचुरल इंस्टिंक्ट से जुड़ा हुआ है। इसके लिए अपन बिन फालतू का क्या कर रहे हैं?
खर्चा किए जा रहे हैं, है ना, दिस इज नेचुरल इंस्टिंक्ट। देन सोशल ऑब्लिगेशन, सोसाइटी का ऑब्लिगेशन है, शादी करनी है तो बड़ी करनी है, पूरे गांव भर को खाना खाने को बुलाने का है ना, दावत देनी है सबको, दिस इज व्हाट सोशल ऑब्लिगेशन। क्या इसलिए अपन कई सारी चीजों की वांट कर रहे हैं क्या? यस, है ना। द लास्ट इज इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस। मैं लोगों के अंदर सोसाइटी में अपना रुतबा बनाने के लिए क्या करता हूँ, मस्त यहाँ पे आते आते मोदी जैकेट पहन के आता हूँ। क्यों? क्योंकि लोग, बच्चों से अलग दिखना जरूरी है ना, अच्छा दिखना जरूरी है, यस और नो, है कि नहीं? मैं भी अगर नॉर्मल शर्ट पैंट पहन के आऊँ तो चलेगा क्या? नहीं, फिर तो नॉर्मल हो गया ना। समथिंग डिफरेंट, अपना इकोनॉमिकल एंड सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ। इसके लिए मुझे इनकी क्या करना पड़ेगा, वांट करना पड़ेगा, यस और नो, यस, है ना। तो ये सारी चीजें क्या, ये सारी आपके फीचर्स ऑफ वांट है ना। यस, नेक्स्ट पॉइंट, जैसा आप लोगों की भी वांट है कि सर हमको रिवीजन वीडियोस चाहिए, तो मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है कि रिवीजन वीडियो पे क्या आने चाहिए, कमेंट्स आने चाहिए, लाइक्स आने चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए, तभी अपन अगला रिवीजन वीडियो डालेंगे, वरना डालने वाले क्या नहीं। तो फटाफट तुम लोगों ने क्या करने का है, लाइक करने का, शेयर करने का और सब्सक्राइब करने का और कमेंट करने का भूलने का नहीं, राइट। यस, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। तीन अपन क्लासिफिकेशंस करते हैं वांट के। वांट्स आर नेसेसरीज, वांट्स आर कंफर्ट्स एंड वांट्स आर लग्जरीज, राइट। नेसेसरीज, नेसेसरीज मतलब सर जो अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो, राइट, जो अपने लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए क्या है, जरूरी है ना। सबसे पहला क्या है सर, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, दैट इज नेसेसरीज फॉर लाइफ और एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट, नेसेसरीज आर इफिशियंसी, है ना, जो एक अच्छी लाइफस्टाइल, 2 वक्त का खाना मिल जाए तो आपकी क्या है सर, एक अच्छी लाइफस्टाइल है, आपको पीने के लिए अच्छा पानी मिल रहा है, ओके। कंफर्टेबल ड्वेलिंग है, छोटा सा घर है जिसमें आप रह सकते हो, यानी कि आपके सर के ऊपर छत है, बड़ी अच्छी है, राइट, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, नेसेसरीज आर इफिशियंसी। एंड द लास्ट इज कन्वेंशनल नेसेसरीज, एज सच इनकी कोई जरूरत नहीं है, बट इस चीजों को अपन ने अपनी जरूरत बना रखा है, राइट। जैसे अपन ने बोला अपने सोशल कस्टम्स को अपन मेंटेन किए जा रहे हैं, उसके लिए जो अपन चीजें करते थे यार नेसेसरी, अपन ऐसा बोलते हैं जरूरी है। अगर किसी के यहाँ पे शादी हो रही है तो उसको हल्दी करना जरूरी है, मेहंदी करना जरूरी है, ये वो सब कार्यक्रम करना जरूरी है, दिस इज व्हाट सोशल कस्टम्स, दिस इज अवर कन्वेंशनल नेसेसरीज, जो जरूरी नहीं है बट अपन ने उनको बना रखा है, राइट। अवर हैबिचुअल गुड्स, ओके, वो अपनी नेसेसिटीज नहीं है बट उनको अपन ने अपनी नेसेसिटी बना रखा है। मुझे सुबह उठते ही चाय पीने को चाहिए, दिस इज नेसेसरी, नो, बट आई हैव क्रिएटेड इट। मुझे सुबह उठते ही जो है वो फूकने के लिए चाहिए तो चाहिए। अभी कुछ लोग इतने आजकल नशेड़ी हो गए वाले हैं कि ये करते हुए भी उनको फूकने को चाहिए। कुछ लोग ऐसे बाथरूम में लेके जाके मस्त एकदम रील स्क्रॉल करते करते बैठते। भाई ये कैसा नेसेसरी है, मेरे को समझ रहा है क्या? नहीं समझ रहा है, यस और नो? यस, है ना। सो ड्यू टू सम प्रेशर ऑफ हैबिट, आपने चीजों को क्या कर रहा है, अपनी जरूरत बना रखा है, बट वो चीजें आपकी जरूरी है क्या? नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अपन बात करते हैं, दैट इज अबाउट द कंफर्ट, है ना। टेस्टी एंड होलसम फूड, अच्छा खाने को मिलता है, 4 टाइम खा रहे हो, मस्त एकदम टेस्टी टेस्टी चटपटा खाना मिल रहा है, दैट इज कंफर्ट्स। नेक्स्ट, गुड हाउस, रहने के लिए अच्छा खासा घर है ना, 2 BHK मस्त वाला बढ़िया सा फ्लैट है जिसमें फर्नीचर है, तो फर्नीचर इज अगेन योर लग्जरी। बट विदाउट फर्नीचर वाला घर है तो क्या हो गया, कंफर्ट, ओके। यस, सबको अपना अपना रूम है, दैट इज अगेन योर कंफर्ट। देन क्लोथ्स दैट सूट फॉर द डिफरेंट ओकेजन, आपके पास कई सारे कपड़े हैं, है ना, बाहर घूमने जाते हो तो अलग कपड़े, घर में रहते हो तो अलग कपड़े, ट्यूशन के कपड़े अलग, शादी के कपड़े अलग, अच्छा हर एक कपड़ों के ऊपर मैच करने के लिए चप्पल अलग, इयररिंग्स अलग, है ना, कंगन अलग, सब अलग है, ओके। बॉयज के लिए हर एक कपड़े पे बनियान अलग ऐसा भी कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा है, बोले क्या ये दिस इज योर कंफर्ट, यस और नो? यस, है ना। जनरली बॉयज वगैरह ऐसा करते हैं जिनके पास परफ्यूम्स होते हैं, बोले शादी में जाऊंगा तो ये परफ्यूम मारूंगा, ट्यूशन जाऊंगा तो ये परफ्यूम मारूंगा, है ना, स्पोर्ट्स खेलने जाऊंगा तो ये परफ्यूम मारूंगा, होता है ऐसा, दिस इज व्हाट कंफर्ट्स, यस। एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑफ योर लग्जरीज। लग्जरीज के अंदर क्या आएगा सर, सुपरफ्लुअस और एक्सपेंसिव चीजें जब भी आप खरीदते हो, इनके जब आप वांट करते हो तो फिर इसको क्या बोल सकते हैं, वांट्स आर लग्जरियस, राइट। एक्सपेंसिव क्लोथिंग है, भारी भारी की गाड़ियां है, महंगी महंगी घड़ी है, अगर आप कोई भी महंगी चीज लेते हो तो दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर द वांट ऑफ लग्जरी, यस और नो? यस, आई होप आप लोगों को अभी तक सारी चीजें समझ में आ रही है। बने रहिए ऐसे ही वीडियो में, देखते हैं अगले पॉइंट्स, दैट इज अबाउट द यूटिलिटी के बारे में, राइट। चलो, यूटिलिटी क्या बोलता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। देन अपने को समझना है कि भाई यूटिलिटी का मीनिंग है, देखो कोई भी चीज कंज्यूम करने के बाद में आपको उस चीज से कितना फायदा फील हुआ है, उसे अपन क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं, ओके। सर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी? सबसे पहला फीचर दिया यूटिलिटी का, दैट इज यूटिलिटी इज अनलाइक सेटिस्फैक्शन व्हाट इज एक्चुअल, है ना। मतलब यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी एक एंटीसिपेटेड नंबर है, ये एक्चुअल सेटिस्फैक्शन है क्या? नहीं, सेटिस्फैक्शन अलग चीज है और यूटिलिटी क्या है,
अलग चीज है। सेटिस्फेक्शन जो है वो एंड में आता है और यूटिलिटी कब आता है आपको? शुरुआत में आता है, राइट। जैसा अपन ने एग्जांपल दिया था कि अपन किसी मस्त एक रेस्टोरेंट के बाहर से गुजर रहे थे, अपने को सांबर की बड़ी अच्छी सुगंध जो है वो सूंघने को मिलती है। फिर उस सुगंध के चलते अपन उस दुकान में क्या करते हैं? रेस्टोरेंट में एंट्री कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को लगा सांबर बड़ी ही टेस्टी है, अपने को यूटिलिटी मिल रहा था क्या? यस। बट जैसे ही आपने फर्स्ट स्पून ऑफ सांबर इडली वड़ा खाया होगा, राइट, आपको वो अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, क्योंकि उसमें नमक डालना इंसान क्या हो गया? भूल गया, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ? सेटिस्फेक्शन आपको मिला क्या? नहीं, लेकिन यूटिलिटी मिली क्या? यस। सो यूटिलिटी कभी भी शुरुआत में आता है और सेटिस्फेक्शन क्या होता है? एंड रिजल्ट होता है। तो दोनों भी चीजें क्या है? अलग अलग है। दोनों एक है क्या? नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट अपन ने बोला यूटिलिटी क्या है? एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी क्या होता है? अलग होता है, राइट। मैं बिल्कुल भी प्योर वेजिटेरियन इंसान हूं, मुझे नॉनवेज खाने से कोई भी यूटिलिटी है क्या? नहीं है। लेकिन जिसको नॉनवेज पसंद है उसको यूटिलिटी है क्या? यस, उसको तो बहुत पसंद है नॉनवेज खाना, राइट। सो पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी क्या होता है? अलग होता है, राइट। मुझे जो है वो कोई भी नशा नहीं है, तो मुझे उस नशे से यूटिलिटी है क्या? नहीं है। लेकिन जिसको है उसको तो बड़ा अच्छा लगता होगा उस नशा करके, है कि नहीं। तो पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी क्या करता है? डिफर करता है। अभी आपको ये वीडियो देख के यूटिलिटी मिल रहा होगा क्योंकि आप सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जो बच्चा फाइनल में है या फिर जो बच्चा 8th क्लास में है, उसको ये वीडियो देख के कुछ यूटिलिटी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। सो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। तो जल्दी से लाइक ठोको इसी बात पे। यस। बढ़ते अगले पॉइंट पे, दैट इज यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, राइट। यूटिलिटी किससे रिलेटेड है? टाइम और प्लेस से क्या होता है? रिलेटेड होता है। टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस यूटिलिटी क्या होता है? चेंज होता है, राइट। लेट से अगर मैं बोलूं तो रेनी सीजन चल रहा है, उसके अंदर आपको रेनकोट का यूटिलिटी है क्या? यस, है ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं विंटर सीजन में भी रेनकोट पहन के घूमो या समर सीजन में भी रेनकोट पहन के घूमो, आप पहनने वाले हो क्या? नहीं, क्योंकि तब उसका यूटिलिटी नहीं है, राइट। या फिर मैं आपको बोलूं कि जो वुलन क्लोथ्स है वो जो है वो आप समर सीजन में भी पहन लो, आपको यूटिलिटी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, राइट। तो पर्सन टू टाइम आपका यूटिलिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज योर प्लेस टू प्लेस। अगर अपन समर सीजन के अंदर महाराष्ट्र में तो अपन वुलन क्लोथ्स नहीं पहनने वाले, लेकिन सेम वुलन क्लोथ्स अगर आप समर में छुट्टियों में कहीं कश्मीर घूमने चले जाओ, क्या वहां पे पहनने पड़ेंगे क्या? यस। लेकिन उससे पहले वहां पे तुमको पहनना पड़ेगा बुलेट प्रूफ जैकेट, क्योंकि तुमको गोली लग सकती है ना। तो इसके लिए क्या पहनेंगे अपन? बुलेट प्रूफ जैकेट पहनेंगे वहां पे, राइट। कोई भी वुलन क्लोथ्स पहनने वाला है क्या? नहीं, है ना। बट नांदेड़ में आपको बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की जरूरत है क्या? नहीं, उसका यूटिलिटी यहाँ पे है ही नहीं। तो प्लेस टू प्लेस भी यूटिलिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, राइट। यस। तो हर एक चीज जो यूटिलिटी है वो किससे रिलेटेड है? टाइम और प्लेस से रिलेटेड होता है। टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस यूटिलिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट अपन ने बोला यूटिलिटी इज नॉट सेम एज यूजफुलनेस। कोई चीज ऐसी होगी जिसका यूजफुलनेस होगा बट उसका यूटिलिटी है क्या? नहीं, है ना। जैसा इंजेक्शन है, इंजेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, जिससे आपकी इंजरी क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। लेकिन आपको इंजेक्शन लगवाना पसंद है क्या? नहीं है। तो आपको उससे यूटिलिटी है क्या? नहीं है। सो यूटिलिटी तो नहीं है बट यूजफुलनेस है क्या? यस। बट अगर समझो कोई अल्कोहलिक पर्सन है, अल्कोहलिक पर्सन को दारू पीने से यूटिलिटी मिलेगा, लेकिन दारू पीना क्या उसके लिए जरूरी है क्या? ये यूजफुल है क्या? नहीं है। तो यूटिलिटी है बट यूजफुलनेस नहीं है। तो दोनों भी चीजें क्या है? अगेन अलग अलग होती है। एंड द लास्ट पॉइंट अपन ने बोला था यूटिलिटी इज व्हाट एथिकली न्यूट्रल, राइट। ये बिल्कुल ये नहीं चेक करता कि अच्छा काम है या बुरा काम है, किसी का भला हो रहा है या किसी का नुकसान हो रहा है। यूटिलिटी दोनों को भी मिलेगा, राइट। अच्छा करके भी मिलेगा और बुरा करके भी मिलेगा, राइट। मेरे पास चाकू है, उस चाकू से मैं आपका मर्डर करके भी फायदा हो सकता है, और मुझे उस चाकू से जो है वो खाना काटने के लिए अगर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स काटने तो उससे भी होगा क्या फायदा? यस। सेम नाइफ है, दोनों भी काम कर सकता है, दोनों को भी क्या मिलेगा? यूटिलिटी मिलेगा, राइट। अगर अपन किसी घर में चोरी करने को घुस जाए, उसी चाकू से वो लोग जो है वो सब्जियां काटा करते थे, उनको फायदा मिलता था, उन्हीं के किचन का चाकू उठाया, उन्हीं को खोप दिया, अपने को भी उससे फायदा मिल रहा है। यस और नो? यस। तो दोनों को सेम नाइफ से यूटिलिटी मिल सकता है। अच्छा काम हो रहा है, बुरा काम हो रहा है, अपन चेक करते क्या? नहीं करते, राइट। यस। चलो नेक्स्ट अपने को इस चैप्टर के अंदर दो थ्योरीज पढ़ने हैं, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड योर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस किसने दिया? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस किसने बताया अपने को? हिक्स एंड एलन ने बताया है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब? देखो, मार्जिनल इस वर्ड का मतलब है एक एडिशनल, है ना। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करके आपको जो भी फायदा फील होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। सर फिर टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है? जितने भी यूनिट्स आपने कंज्यूम किए उन सबको कंज्यूम करके आपको कितना फायदा फील हुआ, राइट, उसको अपन क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। सो टोटल यूटिलिटी इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटीज। एंड मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करके मिलने वाला
फायदा, यस और नो? यस। अभी देखो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या दिया है, mu इज इक्वल्स टू mu ऑफ n इज इक्वल्स टू tu ऑफ n माइनस tu ऑफ n माइनस 1, राइट? या फिर मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, दैट इज चेंज इन टोटल यूनिट यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ये भी क्या है, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला बनता है, दैट इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, राइट? यस। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है, दैट इज समेशन ऑफ mu। जितने भी मार्जिनल यूटिलिटी है उन सबको क्या कर दो, सम कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा, राइट? नेक्स्ट अपन यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल, देखो क्या बोला है। इनिशियली जब आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया होगा, आपको मिलने वाला टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों भी क्या है, सेम है ना? लेट्स से आपने अगर एक कप चाय पिया तो आपका एमयू कितना है फर्स्ट कप का, 10 का आपको एमयू मिल रहा है, राइट? जितना आपका फर्स्ट का एमयू है उतना ही आपका क्या होगा, टीयू भी होने वाला है। मतलब इनिशियल यूनिट के लिए एमयू और टीयू दोनों भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, राइट? सेकेंड यूनिट जब आपने कंज्यूम किया तो उससे आपको एमयू कितना मिल रहा है, 8 का एमयू मिल रहा है, और आपका टोटल यूटिलिटी कितना है, 18 हो चुका है। कैसे निकला सर, तो बस आपको 10 प्लस 8 करना है, क्या हो जाएगा आपका 18 होने वाला है, राइट? ये हो गया आपका, दैट इज टीयू का फॉर्मूला, समेशन ऑफ ऑल एमयूज, है ना? यस। देन अगर अपन थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हैं, अपना जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 5 0 एंड -2 हो चुका है। यहां पे अपने को ध्यान देना, देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाला फायदा। जब भी आप फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हो ना, आपको बहुत ज्यादा फायदा फील होता है, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको कंटिन्यूअसली एक के पीछे एक और कई सारे यूनिट्स कंज्यूम करने लगाऊंगा, आपको उन यूनिट से उतना फायदा फील नहीं होगा जितना आपको पहले फील हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी आपका पेट भरने लगा है, आपका मजा किरकिरा होने लगा है, राइट? अभी आपको उतना मजा नहीं आ रहा जितना पहले आ रहा था, क्योंकि इनिशियली अपने को हर चीज अच्छी लगती है, अति तिथे माती, है ना? किसी भी चीज का अच्छा ज्यादा रहना अच्छा होता है क्या? नहीं। तो वैसे ही अपना एमयू के साथ भी है, राइट? जब भी आप किसी चीज का ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते हो, आपको उससे अच्छा फीलिंग नहीं होता इनिशियली। इसके लिए क्या होता है, आपका मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम कम होते जाता है, राइट? इसलिए क्या हो रहा है कि एमयू फर्स्ट का 10 है, सेकंड का 8 है, थर्ड का 5 है, उसके बाद में बिल्कुल भी 0 हो गया, राइट? जब आपका एमयू 0 हो रहा है तब चेक करो आपका टीयू कितना है, 23 मैक्सिमम है क्या ये पूरे इसमें? यस, है ना? इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो रहा है, मतलब आपको ये जो फोर्थ यूनिट है ना, इसको कंज्यूम करके कोई भी एडिशनल बेनिफिट हुआ क्या? नहीं। आपको कोई भी फायदा फील हुआ क्या? नहीं। मतलब ये यूनिट कंज्यूम करना आपके लिए कोई फायदेमंद रहा नहीं है ना? इसके लिए आपका टीयू भी यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। अच्छा, इसके बाद में अगर आप यूनिट्स कंज्यूम करोगे ना, तो आपको फायदा नहीं होगा बल्कि आपका क्या हो जाएगा, नुकसान होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपका यूटिलिटी क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, डिस यूटिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको, डिस यूटिलिटी बोलते हैं, राइट? अभी ये एमयू माइनस होने की वजह से आपका टोटल यूटिलिटी भी क्या हो जाएगा सर, फॉल होना शुरू हो जाएगा। जो 23 से यहाँ पे क्या हो चुका है, 21 हो चुका है, राइट? यस। ये पॉइंट अपने को याद रखना है कि इनिशियली आपका एमयू और टीयू दोनों भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट जैसे जैसे आप नंबर ऑफ यूनिट्स और कंज्यूम करते जाते हो, आपका टोटल यूटिलिटी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, राइट? एक पॉइंट ऐसा आता है जहां आपका आपका टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और जहां पे आपका एमयू क्या हो जाएगा, 0 होने वाला है। उस पॉइंट को, इस मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टीयू को अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सटाइटी बोलते हैं। पॉइंट ऑफ सटाइटी माने यहाँ पे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बिल्कुल भी क्या है, मैक्सिमम है। इसके बाद में अगर आप कंजम्पशन कंटिन्यू रखते हो, आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या होने वाला है, कम होने वाला है, राइट? अभी इसके बाद भी अगर आपने कंजम्पशन चालू रखा तो एमयू क्या हो गया, फॉल हो गया, और एमयू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और टीयू क्या हो जाएगा, फॉल होने वाला है। और टीयू सबसे फर्स्ट टाइम यहीं पे क्या होता है, फॉल होता है, जब आपका एमयू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, या फिर एमयू 0 होने के बाद आपका टीयू क्या करता है, फॉल करता है, राइट? तो इनिशियली एमयू और टीयू दोनों भी क्या है, सेम है। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स का कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे, टीयू बढ़ते जाएगा, एमयू फॉल होते जाएगा, राइट? अभी यहाँ पे जो टीयू का ग्रोथ रेट है वो बढ़ तो रहा है, बट एट अ डिमिनिशिंग ग्रोथ रेट, राइट? टोटल यूटिलिटी बढ़ता तो है, बट उसका जो ग्रोथ रेट है क्या हो जाता है, कम कम होते जाता है, क्योंकि एडिशनल बेनिफिट आपको जो मिलने वाला है वो भी क्या हो रहा है, अभी कम कम होते जा रहा है, राइट? यस। तो इसके लिए आपका टीयू बढ़ रहा है, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। कहां पे चला जाएगा, मैक्सिमम पे चला जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ सटाइटी। तब आपका एमयू क्या होता है, 0 होता है, और उसके बाद में भी कंजम्पशन चालू रखने से एमयू नेगेटिव, और टीयू क्या करता है, फॉल करता है, राइट? दिस इज नथिंग बट योर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट? और कुछ भी है क्या?
नहीं सर, किसने बताया ये सब? ये सब अपने को बताया प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने कि यूटिलिटी को कैसे मेजर करना है, नंबर्स में मेजर करना है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कार्डिनल मेजरमेंट बोलते हैं। दैट इज यूटिलिटी टू बी मेजर्ड इन नंबर्स, है ना। नेक्स्ट पॉइंट अपने को समझा है कि कंज्यूमर मस्ट कीप कंज्यूमिंग टिल द टाइम mu becomes the zero। जब तक mu जीरो नहीं हो जाता तब तक आपने कंजम्पशन करना चाहिए, लेकिन उसके बाद में आपने कंजम्पशन करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां से आपका क्या शुरू हो जाता है, डिस यूटिलिटी शुरू हो जाता है, राइट। यस, अभी याद क्या रखना है सर, सबसे पहला यूनिट जो है वहां पे टीयू एमयू दोनों भी सेम होंगे, और कंजम्पशन करने से टीयू बढ़ता जाएगा, एमयू कम होते जाएगा। एक पॉइंट ऐसे आएगा आगे जाके टीयू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा या तो कांस्टेंट हो जाएगा, और वहां पे आपका एमयू या तो जीरो हो जाएगा या तो एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होने वाला है। उसके बाद भी कंजम्पशन चालू रखने से आपका टीयू भी फॉल करेगा और एमयू क्या हो जाएगा, निगेटिव होने वाला है। जहां पे आपका टीयू मैक्सिमम है और एमयू क्या है, जीरो है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सटाइटी बोलते हैं। ओके, यस, चलो यही सेम डायग्राम यहाँ पे तुमको निकाल के दिया है, ये सारे ही पॉइंट्स यहाँ पे अपन ने लिख रखे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपने को यहाँ पे जो समझना है, दैट इज mu इज अ स्लोप ऑफ tu। अभी यहाँ पे ये मीनिंग समझना जरूरी है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप? स्लोप माने इसका मतलब होता है स्पीड, है ना, कि जो भी आपके टोटल यूटिलिटी में चेंज आ रहा है वो चेंज कितने का है ना, आपका टोटल यूटिलिटी कितने से चेंज हो रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो जो भी आपका टीयू चेंज होता है वो चेंज होता है एमयू से, क्योंकि टीयू का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एमयू। हर एक यूनिट का टीयू जो बदल रहा है वो कितने से बदल रहा है, जितना भी उसका एमयू है उतने से वो बदल रहा है, राइट। इसके लिए आपका एमयू क्या माना जाता है, एमयू विल बी कंसिडर्ड एज अ स्लोप ऑफ टीयू, राइट। यस, यहाँ पे अपने को याद रखना है, दैट इज एमयू शोज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टीयू। टोटल यूटिलिटी कितने से बढ़ते जाता है वो अपने को कौन बता रहा है, एमयू बता रहा है। सो टीयू इंक्रीजेस विद अ डिमिनिशिंग ग्रोथ रेट, ये भी पॉइंट अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, राइट। यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो आपको बताया है सर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने, राइट। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का बोलना क्या है कि जैसे जैसे आप एक एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाते हो, वैसे वैसे उस एडिशनल यूनिट से मिलने वाला जो भी यूटिलिटी है वो क्या होते जाता है, डिमिनिश होते जाता है, यानी कि कम कम होते जाता है। तो एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल यूनिट जो आप कंज्यूम करोगे उससे मिलने वाला जो भी एडिशनल बेनिफिट है, मानी कि आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होते जाएगा, कम कम होते जाएगा विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक, राइट। यस, तो सिंपली याद कैसा रख सकते सर, स्टॉक और यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी जब बढ़ते जाते हैं तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते जाता है, कम होते जाता है। अभी इससे अपने को क्या समझ में आता है सर, यूनिट्स और आपका एमयू इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, कि जैसे जैसे आप यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन बढ़ाते हो यूटिलिटी आपका कम होते जाता है। सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ यूनिट्स एंड इट्स मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, यस, चलो यहाँ पे कुछ अजम्पशंस है जो हमारे अल्फ्रेड मार्शल ने ध्यान में रखे हैं, क्योंकि जब भी अल्फ्रेड मार्शल कोई लॉ समझाते हैं तो सबसे पहले ये चीज लिखते हैं, दैट इज सिटेरियस पैरिबस अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, राइट। तो क्या अजम्पशंस है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला अजम्पशन इन्होंने बोला है कि जो भी यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो वो बिल्कुल भी कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, यानी कि एक जैसे होने चाहिए, सेम, बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट होमोजीनियस होने चाहिए, राइट। सेकंड उन्होंने बोला है कि यूनिट्स जो है वो बिल्कुल भी स्टैंडर्ड साइज में आपने कंज्यूम करने चाहिए। मतलब सर जो भी एक यूनिट है, जैसा लेट से आप कप ऑफ टी पीते हो, है ना, ग्लास ऑफ वाटर पीते हो, है ना, तो ये सब क्या है, ये सब हर एक चीज का यूनिट है, तो आपने उसी स्टैंडर्ड में उसको कंज्यूम करना चाहिए। यानी कि अगर किसी को पानी पिलाना है तो वो ग्लास में ही पिलाना चाहिए, उसको चम्मच चम्मच से पानी दोगे तो काम होगा क्या, नहीं। हर एक एडिशनल चम्मच उसको ज्यादा ही यूटिलिटी देगा, कम देने वाला है क्या, नहीं देने वाला, राइट। इसके लिए इन्होंने क्या अजम्पशन रखा है कि हर एक चीज उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है उसमें क्या होना चाहिए, कंज्यूम होना चाहिए, राइट। चाय का जो है, चाय का आप एक कप देते हो, बशी में चाय देने लगा किसी को, नहीं, तो उससे उसको हर एक बशी से क्या मिलेगा, ज्यादा ही यूटिलिटी मिलने वाला है। नेक्स्ट, आपका जो भी हैबिट है, टेस्ट है, प्रेफरेंस है, ट्रीटमेंट है, इनकम है, ये सब कैसे रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, अनचेंज रहना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें बदलाव हो जाएगा तो आपकी यूटिलिटी में क्या होगा, चेंज आने वाला है, राइट। नेक्स्ट अजम्पशन इनका है कि आपका जो भी कंजम्पशन है वो बिल्कुल भी विदाउट टाइम गैप होना चाहिए, यानी कि उसके बीच में कोई भी इंटरवल चाहिए क्या, नहीं, कंटिन्यूअस कंजम्पशन आपने चीजों का करना है, तभी हमारा लॉ ऑफ डीएमयू क्या होगा, फुलफिल होने वाला है। वरना अगर आपने सुबह एक यूनिट खाया, दोपहर में खा रहे हो, रात में खा रहे हो, है ना, तो ऐसा करने से आपका यूटिलिटी कभी भी कम होगा क्या, नहीं होगा। इसके लिए कैसा कंजम्पशन रखो, कंटिन्यूअस कंजम्पशन चाहिए विदाउट एनी टाइम गैप और इंटरवल।
नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला है कि जो भी महंगी चीजें होती है ना, गोल्ड है, कैश है, या फिर जो भी डायमंड्स वगैरह प्रेस्टिजियस गुड्स है, उनके ऊपर लॉ ऑफ डीएमयू कभी भी एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं होगा, वहां पे आपका लॉ ऑफ डीएमयू फुलफिल होने वाला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला है कि एमयू ऑफ मनी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये इनका अजम्पशन है, राइट? बट एक्चुअली एमयू ऑफ मनी कभी भी कांस्टेंट होता है क्या? नहीं। जब किसी इंसान के पास में बहुत ज्यादा पैसे होते हैं ना, उसको पैसों का उतना यूटिलिटी नहीं होता, लेकिन वही पैसे अगर किसी गरीब इंसान के पास में हो तो उसका यूटिलिटी ज्यादा होगा क्या? यस, है ना? सिंपल सा सवाल है कि अगर मैं किसी के पास में 50,000 रुपए है तो उसके 1,000 रुपए खर्चा करने में उसको कोई यूटिलिटी है क्या? नहीं है। बट किसी के पास सिर्फ अगर 5,000 है तो उसमें अगर 1,000 रुपए की मैं बात करूं तो उसका यूटिलिटी कभी भी क्या होगा? ज्यादा होने वाला है। तो एमयू ऑफ मनी एक्चुअली कांस्टेंट नहीं होता है, बट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का अजम्पशन है कि बिल्कुल भी क्या है? कांस्टेंट होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इन्होंने यहाँ पे जो बोला है कि यूटिलिटी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ में क्या होता है? चेंज होता है, राइट? अगर मैं चाय की बात कर रहा हूं तो टी विद शुगर एंड टी विदाउट शुगर दोनों का यूटिलिटी क्या होता है? अलग होता है। तो विद कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स आपका यूटिलिटी क्या होगा? चेंज होने वाला है, ये अपन मानते हैं। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इन्होंने अपने को जहां पे बोला है, विच इज नॉट एन अजम्पशन, ये एक स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है कि जब कभी भी आप यूटिलिटी का मेजरमेंट करते हो, कैसे करना है? तो आपको यूटिल्स में उसको मेजर करना है। यूटिल्स एक मेजरिंग यूनिट है जिसमें अपन यूटिलिटी को क्या करते हैं? काउंट करते हैं, राइट? दैट इज योर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, यस। अभी लॉ ऑफ डीएमयू का एक एग्जांपल लिखने के लिए यहाँ पे पॉइंट दिया है, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स एंड योर एमयू। ओके, इसका ग्राफ आप लोगों को ड्रॉ करना है, आप बिल्कुल भी ड्रॉ कर सकते हो। मेरे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वहां से आप अवेलेबल हो जाएंगे, है ना? ये पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल है। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी ये लिंक अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहां से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। एंड ये डायग्राम बिल्कुल भी निकाल लेना, राइट? यस। क्या बोला है? जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स आपके बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता जा रहा है? कम होते जा रहा है, राइट? यस। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे एमयू, आपका एमयू क्या हो जाएगा? बिल्कुल भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, और वहां से और भी वो आगे जाके नेगेटिव होने वाला है। ओके, यस। चलो, नेक्स्ट पॉइंट अपन यहाँ पे समझते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। स्लोप माने क्या होता है? स्पीड। अगेन अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, दैट इज अबाउट द डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ, है ना? जिसके अंदर इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब कभी भी दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में इनवर्स रिलेशनशिप होगा, ग्राफ कैसा आएगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग आने वाला है। अगर समझो कोई पर्टिकुलरली अगर अपन ऐसा बोले कि स्लोप जो है वो स्लोप अगर कांस्टेंट होता है तो ग्राफ कैसा आएगा? तो बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन आता है। अभी स्लोप माने क्या सर? स्पीड। देखो, दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में चेंज जो आ रहा है वो, यानी कि अगर दो गुड्स है, ओके, जैसा अभी अपन यहाँ पे यूनिट्स एंड एमयू का एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे एमयू यूनिट से एक एक यूनिट अगर मैं बढ़ाते जा रहा हूं, उससे मेरा एमयू क्या होते जा रहा है? कम कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा एमयू कितने से चेंज हो रहा है, उसको ही मैं क्या बोलता हूँ? स्लोप बोलता हूँ। तो यहाँ पे अपन देख सकते हो एग्जाम्पल के अंदर कि यहाँ पे दो दो से अपना स्लोप क्या हो रहा है, मतलब एमयू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अपना स्लोप कितना आया? 2। जब कभी भी ऐसा आपका सेम स्लोप होता है, दैट इज कांस्टेंट, अगर आपका स्लोप है तो आपका ग्राफ कैसा आने वाला है? बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन आने वाला है, राइट? और अगर समझो वही मैं कुछ एग्जांपल में चेंज करता हूं, जहां पे नंबर ऑफ यूनिट्स 1 2 3 4 है, फर्स्ट का एमयू 9 है, 10 है, सेकंड का एमयू 9 है, थर्ड का 7 एंड फोर्थ का 4 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका जो स्लोप है, दैट इज चेंज इन एमयू, ये कैसा है? बिल्कुल भी इंक्रीजिंग है। जब कभी भी आपका इंक्रीजिंग स्लोप होता है तब आपका ग्राफ कैसा आता है? बिल्कुल भी कॉन्केव टू ओरिजिन आता है, जो ओरिजिन के बाहर के साइड से क्या करता है? आपको सर्कल फॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, जब कभी भी आपका जो स्लोप है यानी कि चेंज इन एमयू होगा, वो बिल्कुल भी क्या है? डिमिनिशिंग है, डिक्रीजिंग होता है ना? जैसा फर्स्ट का एमयू कितना है? 10, सेकंड का 6, देन 4, देन 3, यानी कि स्लोप यहाँ पे क्या है? 4 to 1। डिक्रीजिंग अगर आपका स्लोप है तो आपका ग्राफ कैसा आएगा? बिल्कुल भी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन आने वाला है, राइट? यस। तो जब कभी भी आपके जो स्लोप है उसके हिसाब से आप ये पता कर सकते हो कि आपका ग्राफ कैसा दिखाई देगा, है ना? अगर आपका स्लोप बिल्कुल भी कांस्टेंट है तो ग्राफ आएगा बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन। अगर आपका स्लोप इंक्रीजिंग है तो ग्राफ आएगा बिल्कुल भी कॉन्केव। एंड अगर अगर समझो आपका स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग है तो ग्राफ आएगा बिल्कुल भी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, राइट? ये अपने को लाइफ टाइम याद रखने का है, हर एक चैप्टर में इसका रेफरेंस आता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन यहाँ पे पढ़ते हैं, दैट इज अबाउट द कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस किसने बताया? अगेन प्रोफेसर मार्शल ने अपने को समझाया है। प्रोफेसर मार्शल क्या बोलते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? दैट इज व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। कोई भी एक पर्सन किसी भी चीज के लिए, किसी भी कमोडिटी के लिए कितना पैसा देने को रेडी है और उसने कितना पैसा उसके लिए सच में दिया है, दैट इज मार्केट प्राइस उसका कितना है, इन दोनों का डिफरेंस ये आपका क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस होता है। यानी कि आपके पास कितना पैसा बच गया, आपने कितना पैसा कम दिया है, ऐसा अपन उसको
बोल सकते हैं। अभी व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा उसके मार्जिनल यूटिलिटी से, कि आपको जितना उस यूनिट से फायदा हुआ है उतना पैसा आप देने को क्या होते हो, रेडी होते हो। अभी एमयू, एमयू क्या है? एमयू अपन नंबर्स में मेजर करते हैं। सर ये नंबर क्या होता है? ये नंबर कुछ और नहीं बल्कि आप किसी भी चीज के लिए कितना पैसा देने को तैयार हो उसका कंजम्पशन करने के बाद में, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, एमयू बोलते हैं। यानी कि आप उस चीज के लिए कितना पैसा दे सकते हो बेस्ड ऑन योर यूटिलिटी, है ना। अभी ये नंबर अगेन क्या करता है, सबके लिए डिफर करता है। हर एक पर्सन का जो यूटिलिटी है वो अलग है, तो उसके हिसाब से वो कितने पैसे देगा वो भी क्या होगा, बिल्कुल भी अलग होने वाला है। तो सबका कंज्यूमर सरप्लस भी अलग हो सकता है क्या? यस, है ना। तो हर एक जितने भी अपने लिमिटेशंस आपके यूटिलिटी के हैं उतने सारे ही लिमिटेशंस कंज्यूमर सरप्लस में भी बन जाते हैं, कि जिसका एमयू ज्यादा तो उसका कंज्यूमर सरप्लस भी ज्यादा, और जिसका एमयू कम उसका कंज्यूमर सरप्लस भी कम, क्योंकि मार्केट प्राइस तो सबके लिए क्या है, सेम ही है, और हर एक पर्सन का एमयू क्या होता है, अलग होता है, राइट। सो कंज्यूमर सरप्लस भी सबके लिए क्या होगा, अलग होने वाला है। Okay, yes. So demand for a commodity depends on utility of that commodity to a consumer. If utility is more, he would be willing to pay higher prices and vice versa. अगर आपको यूटिलिटी ज्यादा मिलता है तो आप ज्यादा पैसे दोगे, लेकिन नहीं मिलता है तो आप बिल्कुल भी देने वाले हो क्या, नहीं, राइट। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7, एंड आपका एमयू दिया है, दैट इज इन नंबर्स रुपीज, कि आप उस चीज को, उस यूनिट को कंज्यूम करके कितना पैसा देने की बात कर रहे हो। और मार्केट प्राइस हर एक यूनिट का क्या है, बिल्कुल भी कांस्टेंट है, सेम है, क्योंकि कितने भी यूनिट्स खरीदो प्राइस तो कितना लगता है, सेम ही लगता है, बट हर एक यूनिट का एमयू क्या होता है, अलग होता है ना। फर्स्ट यूनिट का एमयू कितना है, 30, सेकंड यूनिट का 28, थर्ड का 26, देन 24, देन 22, देन 20, देन 18। यहां पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी हर एक यूनिट के कंजम्पशन के साथ कम होता जा रहा है क्या, यस, है ना। अभी अपन फाइंड आउट कर रहे हैं कि अपना कंज्यूमर सरप्लस कितना है, कैसे पता चलेगा सर, 30 माइनस 20 करो, 28 माइनस 20 करो, 26 माइनस 20, ऐसा जब आप करते हो, दैट इज एमयू माइनस प्राइस, तो आपको पता चल जाएगा आपका कंज्यूमर सरप्लस कितना है, राइट। अभी यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है कंज्यूमर सरप्लस 10 8 6 4 2 0 माइनस 2, राइट। इसका मतलब क्या है, देखो कंज्यूमर सरप्लस इनिशियली आपका पॉजिटिव है, धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कम कम होते जा रहा है, जैसे जैसे आप ज्यादा ज्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहे हो आपका एमयू भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब एमयू कम हो रहा है, प्राइस कांस्टेंट है, तो कंज्यूमर सरप्लस भी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आ गया जहां पे कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया, जीरो। मतलब इस यूनिट के लिए आपको कुछ भी फायदा फील हो रहा है क्या, एक्स्ट्रा नहीं, आपके पास कुछ भी कंज्यूमर सरप्लस है क्या, नहीं। देखो यूटिलिटी तो है, यूटिलिटी आपको बिल्कुल भी सिर्फ उतना ही मिल रहा है जितना आप पैसा उस चीज के लिए दे रहे हो, तो आपके कुछ पैसे बचे क्या, नहीं बचे। बट इसके बाद अगर आपने कंजम्पशन चालू रखा तो क्या हो रहा है, इससे आपका एमयू हो गया कम और प्राइस हो गई ज्यादा। मतलब आपको जितना फायदा उस यूनिट से हो रहा है उससे ज्यादा पैसे आप उस चीज के लिए दे रहे हो क्या, यस। तो यहाँ पे आपका कंज्यूमर सरप्लस नहीं बन रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, कंज्यूमर डेफिसिट हो रहा है, कि आपको इस यूनिट को कंज्यूम करके कोई भी फायदा फील नहीं हुआ, बल्कि क्या हो गया, नुकसान हो रहा है, कि इस चीज के लिए आपने पैसे ज्यादा दे दिए और इससे मिलने वाला यूटिलिटी कितना है, कम है। तो हर एक रैशनल कंज्यूमर तब तक ही कंजम्पशन चालू रखेगा जब तक कंज्यूमर सरप्लस क्या है, जीरो है। इसके बाद अपन ने कुछ भी यूनिट्स कंज्यूम करने चाहिए क्या, नहीं करने चाहिए। ये पॉइंट अपने को यहां से समझना है, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस, की आपने आपका कंजम्पशन कहां पे स्टॉप कर देना चाहिए। जहां पे आपका कंज्यूमर सरप्लस जीरो हो जाए वहां पे आपने कंजम्पशन को क्या करना है, रोक देना चाहिए, राइट। यहाँ पे सिंपल एक ट्राइंगल अपन ने फॉर्म किया है विद द हेल्प ऑफ दिस कंज्यूमर सरप्लस, राइट। अभी देखो आपका जो प्राइस है बिल्कुल भी क्या है, कांस्टेंट, दैट इज पी आपका प्राइस है ना। और आपका जो यूटिलिटी है वो एमयू अपन वाई एक्सिस पे लिख रहे हैं, फर्स्ट यूनिट के लिए कुछ है, उससे कम सेकंड का है, उससे कम थर्ड का है, उससे कम फोर्थ का है, ऐसे बिल्कुल भी क्या है, डिमिनिशिंग आपका एमयू होता है। ओके, इससे आपका जो अगेन ग्राफ आएगा कैसा आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। देन अभी अगर आप यहाँ पे एमयू का स्लोप भी चेक करते हो तो भी कैसा है, बिल्कुल भी कांस्टेंट है। जब एमयू का स्लोप कांस्टेंट है तो ग्राफ भी कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपको एमयू कर्व दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल भी कैसा है, स्ट्रेट लाइन एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग है, राइट। अभी देन अपन ने क्या किया, देन अपन ने यहाँ पे प्राइस लाइन एक ड्रॉ कर दी है ना, प्राइस बिल्कुल भी कांस्टेंट है और क्यू आपका क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स का कंजम्पशन है, राइट। जहां पे आपका एमयू क्या होता है, मतलब एमयू एंड प्राइस बिल्कुल भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ओके, यस। तो ये जो आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज प्राइस इनटू द क्वांटिटी, जिसको अपन टोटल रेवेन्यू बोल सकते हैं। ओके, जो अपना पैसा है। और आपको यूटिलिटी कितना मिला ये बताने वाला आपका क्वाड्रिलेटरल है, दैट इज ओ डी आर क्यू। ये पूरा क्वाड्रिलेटरल आपको क्या बताता है, आपको यूटिलिटी कितना मिला है इन नंबर ऑफ यूनिट से, टोटल यूटिलिटी। और आपने कितना पैसा दिया है वो रिप्रेजेंट होता है इस ट्राइंगल से और इस रेक्टेंगल से, दैट इज ओपीआर क्यू। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, व्हाट यू आर रेडी टू
पे एंड व्हाट यू हैव पेड। तो ये जो ट्रायंगल बच गया, इस ट्रायंगल को अपन क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं, राइट। कि आप कितना पैसा देने को रेडी थे, आपने इन यूनिट्स के लिए कितना पैसा दिया है, क्यों यूनिट्स आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो। तो ये आपका हो गया टोटल यूटिलिटी जो आपको उनसे मिला है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल ODRQ। और आपने इन नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए जो पैसा दिया, दैट इज OPRQ। तो दोनों का डिफरेंस, दिस ट्रायंगल दैट इज PDR, ये आपके लिए क्या है, कंज्यूमर सरप्लस बन रहा है। ओके, दूसरी चीज अपने को यहाँ पे ये समझनी है कि अगर समझो जो प्राइसेस है वो पर यूनिट प्राइसेस अगर बढ़ जाए, देखो कोई भी चीज अगर महंगी हो जाएगी तो अपना कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाएगा तो आपका जो कंज्यूमर सरप्लस का ट्रायंगल है वो भी क्या हो जाएगा, छोटा होने वाला है। लेट्स से अपना जो एग्जांपल है उसके अंदर अपना प्राइस 20 था, जहां पे आपका कंज्यूमर सरप्लस जो है वो 0 हो रहा है। ओके, अगर समझो मैंने प्राइसेस को 20 से 25 कर दिया तो और भी चीजें क्या हो गई, महंगी हो गई, मतलब आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या और भी पहले ही 0 हो जाएगा क्या, यस, है ना। तो आपका जो कंज्यूमर सरप्लस का ट्रायंगल है वो भी क्या हो गया, अभी छोटा हो चुका है। ये जो ग्रीन में दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट योर कंज्यूमर सरप्लस का ट्रायंगल। जब क्या हो जाएंगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो वही अगर मैं ऐसा बोलूं कि प्राइसेस कम हो गई, है ना, अभी जो चीज पहले 20 में आ रही थी अभी वो कितने में आ रही है, लेट से 15 रुपए में आ रही है, तो क्या मैं अभी ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करूं तब भी मेरा कंज्यूमर सरप्लस 0 होगा क्या, जल्दी से नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पे आपका कंज्यूमर सरप्लस का जो ट्रायंगल है वो क्या हो जाता है, और भी बड़ा हो जाता है। पहले ट्रायंगल जो है वो सिर्फ इतना ही था, अभी ट्रायंगल बड़ा होके क्या हो गया, और भी बढ़ चुका है, क्योंकि प्राइसेस क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। अभी अपने को सरप्लस क्या होगा, फिर ज्यादा फील होने वाला है, यस और नो, यस। तो इसकी वजह से आपके कंज्यूमर सरप्लस के ट्रायंगल पे भी क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। ओके, यस, चलो नेक्स्ट पॉइंट, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपने को यह समझाया है कि जो भी आपका डिमांड कर्व है और यूटिलिटी कर्व है, MU कर्व, ये दोनों भी क्या है, सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है, राइट। डिमांड कर्व कहां से निकलता है सर, लॉ ऑफ डिमांड से। MU कर्व कहां से आता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से आता है। डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड अपने को क्या बोलता है, प्राइसेस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा, प्राइसेस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा, इनवर्स रिलेशनशिप। लॉ ऑफ DMU क्या बोलता है, जब स्टॉक कम होगा तो MU ज्यादा हो जाएगा, और स्टॉक ज्यादा हो जाएगा तो MU क्या हो जाएगा, कम होने वाला है, दैट इज अगेन इनवर्स रिलेशनशिप। तो अल्फ्रेड मार्शल का बोलना है ये दोनों भी क्या है, एक ही है, कुछ भी अलग है क्या, नहीं है, राइट। क्यों अलग नहीं है, देखो जैसा MU है, MU रिप्रेजेंटिंग योर प्राइस एंड स्टॉक रिप्रेजेंटिंग योर क्वांटिटी। तो दोनों भी चीजें क्या है, अगेन सर स्टॉक माने क्वांटिटी, MU माने प्राइस, तो अगेन प्राइस एंड क्वांटिटी क्या कर रहा है, बात कर रहे हैं, तो दोनों भी क्या है, सेम ही है। ओके, देन अपन ने लॉ को समझा, इनवर्स रिलेशनशिप है। अपन ने देखा है कि जब कभी भी अपन ज्योमेट्रिक्स में ग्राफ की बात करते हैं ना, तो ग्राफ निकाला जाता है, आपके एक्स एक्सिस पे अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लिखते हैं और वाई एक्सिस पे किसको लिखते हैं, अपन डिपेंडेंट वेरिएबल को लिखते हैं। जब हमें लॉ ऑफ डिमांड की लॉ ऑफ DMU की बात करता हूं, तो डिपेंडेंट कौन है, डिपेंडेंट है आपका MU। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है। जब यूनिट्स कम तो MU ज्यादा, जब यूनिट ज्यादा तो MU कम। ओके, सो इसके लिए अपन एक्स एक्सिस पे क्या करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स को लिखते हैं, और वाई एक्सिस पे अपन किसको लिखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को लिखते हैं। एंड अपना MU का जो कर्व है वो अपने को बनता हुआ दिखाई देता है, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। एंड यहाँ पे अपन अज्यूम करें कि स्लोप कांस्टेंट है, तो क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन बन चुका है। सेम ऐसा ही ग्राफ अपन क्या करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर भी निकालते हैं, बस अपन ने वर्डिंग्स को रिप्लेस कर दिया। क्या किया, नंबर ऑफ यूनिट्स के जगह पे अपन ने क्या लिख दिया, क्वांटिटी डिमांडेड, एंड MU के जगह पे अपन ने क्या लिख दिया, प्राइस लिख दिया, है ना। बिल्कुल भी दोनों क्या है, सेम ही है। बट अगर ज्योमेट्रिक्स के लॉजिक लगाओगे ना, तो यहाँ पे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के अंदर प्राइस बिल्कुल भी क्या है, इंडिपेंडेंट है, और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। बट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दोनों भी चीजों को सेम रखने के लिए क्या किया, क्वांटिटी डिमांडेड को एक्स एक्सिस पे लिखा और प्राइस को कहां लिख दिया, वाई पे लिख दिया है। तो दोनों भी लॉस बिल्कुल भी क्या है, सेम ही है, कुछ भी अलग है क्या, नहीं। जैसा आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, वैसे ही आपका MU कर्व भी क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। और MU कर्व डिमांड कर्व दोनों भी क्या है, एक ही है। ऐसा किसका बोलना है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का बोलना है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट अपन यहाँ पे समझते हैं, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। कहां पे कंज्यूमर सरप्लस लगाना पड़ेगा, सबसे पहले ये बिजनेसमैन को लगाना पड़ेगा इन डिसीजन मेकिंग ऑफ प्राइस। जब भी उसको किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना है, उसको क्या हेल्प करेगा, कंज्यूमर सरप्लस हेल्प करने वाला है। जिस भी प्रोडक्ट का प्राइस मतलब कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा है, क्या वो उसकी प्राइसेस को बढ़ा सकता है क्या, यस। और जब कभी भी कंज्यूमर सरप्लस कम है ऐसा पता चल रहा है, तो उसको क्या कर देना चाहिए, प्राइसेस को कम कर देना चाहिए, सो दैट उसका प्रोडक्ट बिके। वरना बिकेगा क्या, नहीं, क्योंकि लोग सिर्फ वही प्रोडक्ट खरीदते हैं जहां पे उनको ज्यादा फायदा फील होता है, राइट। तो अपन ने ये चेक करना चाहिए कि अपने प्रोडक्ट का कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा है या
कम, उसके अकॉर्डिंगली अपन क्या कर सकते हैं, प्राइसिंग डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन ने को यहाँ पे बोला है कि जब कभी भी बिजनेसमैन को प्राइसेस को डिस्क्रिमिनेट करना होगा, वो क्या करेगा, कंज्यूमर सरप्लस का यूज करेगा। जहां पे कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा, वहां पे प्राइसेस कितनी चार्ज करनी चाहिए, ज्यादा, और जहां पे कंज्यूमर सरप्लस कम है तो वहां पे प्राइसेस कम चार्ज करनी चाहिए, सो दैट वो लोग उस यूनिट्स को कंज्यूम करे, वरना वो लोग कंज्यूम करेंगे क्या, नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट अपन ने बोला है कि जब कभी भी अपने को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करने हैं, अपने को क्या काम आएगा, अपने को कंज्यूमर सरप्लस वाला पॉइंट काम आएगा। जो भी चीज अपने को सस्ते में मिल रही है, जिसके लिए अपन पहले बहुत ज्यादा पैसा देने को तैयार थे, ऐसे जगह पे क्या आज अपन ने इन्वेस्ट कर देना चाहिए क्या, यस राइट। अभी वॉर सिचुएशंस के अंदर बहुत सारा स्टॉक मार्केट गिर पड़ा है ना, तो ऐसे टाइम पे अच्छे अच्छे स्टॉक्स अपने को कम भाव में मिल रहे हैं, तो क्या अपन ने वो खरीद लेने चाहिए क्या, यस बिल्कुल खरीद लेने चाहिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर सरप्लस, एंड द लास्ट पॉइंट इज यूजफुल टू द फाइनेंस मिनिस्टर, है ना। फाइनेंस मिनिस्टर को जब भी कोई टैक्सेशन का डिसीजन लेना है, सब्सिडी का डिसीजन लेना है, वो किसके हेल्प से लेते हैं, कंज्यूमर सरप्लस की हेल्प से लेते हैं। अगर कोई ऐसी चीज है जो कंज्यूमर सरप्लस बहुत ज्यादा लोगों को दे रही है ना, तो ऐसे टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर उस चीज की प्राइसेस को बढ़ा के लोगों के कंज्यूमर सरप्लस को थोड़ा सा कम कर सकते हैं क्या, यस है ना, क्योंकि उतना कम होने से उनको कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, लोग फिर भी क्या करेंगे, कंज्यूम करते रहेंगे, यस और नो, यस। तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर को टोबैको के ऊपर टैक्स लगाना है, अल्कोहल पे टैक्स लगाना है, या फिर रेलवे टिकट्स में कंसेशंस देना है, तो इन सब में कौन हेल्प करता है इनको, अगेन आपका कंज्यूमर सरप्लस वाला पॉइंट इनको हेल्प करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट अपन यहाँ पे समझते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस बिल्कुल भी एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो इल्यूजनरी है, इसका सच्चाई से कुछ भी लेना देना है क्या, नहीं, ये बस आपके दिमाग के अंदर है कि अपने को इतना फायदा फील हो रहा है, एज सच आपको कुछ मिल रहा है क्या, नहीं, आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे, बस आपको लग रहा है कि मेरे 10 रुपए बच गए, मेरे 20 रुपए बच गए, आपका कुछ बचा नहीं है, आपके कोई पैसे खर्चा हुए क्या, नहीं, आपको कुछ फायदा हुआ क्या, नहीं, आपको कोई कमाई हुई क्या, नहीं हुई, दिस इज जस्ट अ सरप्लस जो आपको फील हो रहा है, आप एंटिसिपेट कर पा रहे हो, ओके, यस। सो इट कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइजली, कंज्यूमर सरप्लस को एग्जैक्टली मेजर किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब जब एमयू चेंज होगा वैसे वैसे आपका कंज्यूमर सरप्लस भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर नेसेसरी गुड्स, आपका कंज्यूमर सरप्लस बिल्कुल भी क्या होता है, इनिशियल यूनिट्स का इनफिनाइट होता है, क्योंकि जब आप कोई भी नेसेसरी गुड्स कंज्यूम कर रहे हो, उसके लिए आप बिल्कुल भी पैसा नहीं दे रहे, बट उससे फायदा कितना मिलता है, बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलता है फ्रॉम द इनिशियल यूनिट्स, अर्लियर यूनिट से, तो वहां पे आपका कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा, इनफिनाइट होने वाला है, राइट। जैसा वाटर का एग्जांपल अपन ने लिया था, अगर कोई आपको एक गिलास पानी मिला दे इतने भरी धूप के अंदर, है ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उस पानी के एक गिलास पानी के बदले में आप उनको कुछ दे रहे हो क्या, नहीं दे रहे हो, राइट। जाते जाते एक पैर झप्पी तो दे दो, यार इतना अच्छा पानी पिला दिए, थैंक यू, है ना, ऐसा बोल दो उनको, बढ़िया खुश हो जाएंगे वो लोग, है ना, और आने वाले हर आदमी को पानी पिलाएंगे क्या, यस और नो, यस, राइट। तो दिस इज अगेन फॉर द इनफिनाइट योर कंज्यूमर सरप्लस। नेक्स्ट इज इट इज अफेक्टेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री, जब कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट चीजें अवेलेबल होंगी तो उससे आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, ज्यादा कंज्यूमर सरप्लस आपको मिल सकता है, ऐसा अपन बोलते हैं। वरना अगर अगर सब्स्टिट्यूट से कॉम्प्लीमेंट्री अवेलेबल नहीं है तो कंज्यूमर सरप्लस में भी क्या हो सकता है, कम हो सकता है, ओके। इन द लास्ट नेक्स्ट पॉइंट बोला है दैट इज प्रेस्टिजियस गुड्स, जैसे कि डायमंड है, ऐसी चीजों पे कंज्यूमर सरप्लस काउंट करना पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजों का कंज्यूमर सरप्लस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि लोग है ना, इनको बहुत अच्छा लगता है जब ये चीजें पहन के मार्केट में घूमते हैं, तो लोगों की तारीफ सुनते हैं, तो राइट, जैसा अभी तुम लोग आज मेरे ड्रेस की तारीफ कर रहे होंगे, तो ये तारीफ सुन के बड़ा मुझे क्या लगा, बड़ा ही अच्छा लगा कि आज इस ड्रेस के पैसे वसूल हो गए क्या, यस और नो, यस, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज एमयू ऑफ मनी इज कांस्टेंट, ये अपना अजम्पशन है जो सच में पॉसिबल है क्या, नहीं, दिस इज अगेन अनरियलिस्टिक अजम्पशन, तो यहाँ पे वो एक अपना लिमिटेशन बन रहा है। एंड द लास्ट पॉइंट इज एमयू को अपन कार्डिनली मेजर कर सकते हैं, ये भी एक आपका बिल्कुल भी अजम्पशन बिल्कुल भी अनरियलिस्टिक है, क्योंकि एमयू नंबर्स में कैसे आया इसका कोई प्रूफ आपके पास में नहीं है, यस और नो, यस। यहाँ पे आपका जो एमयू वाला पॉइंट है ना, वो बिल्कुल भी खत्म हो जाता है। तो जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, क्या आपको जो यूटिलिटी एनालिसिस वो समझ में आ रहा है या नहीं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, दैट इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व हिक्स एंड एलन ने अपने को बताया है। इंडिफरेंस कर्व अपने को क्या बताता है कि ये एक ऐसा कर्व है जो आपके कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस को कनेक्ट करता है जिसके ऊपर आपके दो गुड्स के कॉम्बिनेशन बनते हैं, एंड वहां पे आपका जो टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो हर एक कॉम्बिनेशन का क्या होगा, बिल्कुल भी सेम होने वाला है, राइट। सो इंडिफरेंस कर्व इज अ इंटरसेक्टिंग सच कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स जहां पे आपका टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होता है, सेम होता है, राइट। यूटिलिटी यहाँ पे आपका जो भी है वो कार्डिनली नहीं बल्कि कैसे मेजर किया जाएगा, ऑर्डिनली मेजर किया जाएगा। रैंकिंग में आप चीजों को क्या करते हो, कंसिडर करते हो, नंबर्स में करते हो क्या,
नहीं, जैसा एग्जांपल लिखा है कि अगर समझो आपके पास 3 आइसक्रीम फ्लेवर की बात है, राजभोग, केसर पिस्ता एंड कोकोनट, है ना, अपन अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से इसको क्या करेंगे, नंबर्स में काउंट करेंगे, लेकिन हिक्सन एलन का बोलना है कि इसको क्या दो, रैंकिंग दो, कि सबसे अच्छा कौन सा है, उससे कम अच्छा कौन सा है, उससे कम अच्छा कौन सा है, उसके हिसाब से आपने क्या करना चाहिए, इन चीजों को काउंट कर लेना चाहिए। ओके, कंज्यूमर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल भी रैशनल होना चाहिए और वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चीजों को ऑर्डर करना चाहिए, यहाँ पे अपना ये अजम्पशन है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर का चॉइस कैसा होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर वो ए के पहले बी को प्रीफर करेगा और बी के पहले सी को, इसका मतलब उसने ए के पहले सी को प्रीफर करना चाहिए। ऐसा मैथ्स का ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अपने को लगाने आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अपन ने बोला है कि कॉम्बिनेशन ऑफ मोर गुड्स जो भी होंगे वो हमेशा अपन प्रीफर करेंगे कंपेयर टू द लेस गुड्स का कॉम्बिनेशन से, राइट। ये कुछ अगेन अजम्पशंस है, दैट इज अबाउट द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। नेक्स्ट अपने को समझ में आता है दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का दूसरा नाम होता है दैट इज आइसो यूटिलिटी कर्व, जो अपने को सेम यूटिलिटी देता है, जहां पे आपका यूटिलिटी चेंज होगा क्या, नहीं, हर एक कॉम्बिनेशन का यूटिलिटी क्या है, सेम ही होने वाला है, राइट। एट एवरी पॉइंट ऑन इंडिफरेंस कर्व यूटिलिटी शैल रिमेन द सेम। इसका दूसरा नाम क्या है, आइसो यूटिलिटी कर्व। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है मॉड्यूल के अंदर, देखो क्या बोला है, 4 कॉम्बिनेशंस है फूड एंड क्लोथिंग के। फर्स्ट कॉम्बिनेशन के अंदर 1 यूनिट ऑफ फूड है और 12 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग है। अज्यूम करते हैं कि इससे आपको जो है वो 200 का क्या मिल रहा है, टोटल यूटिलिटी मिल रहा है इस कॉम्बिनेशन का, राइट। सेकंड कॉम्बिनेशन दिया फूड के 2 यूनिट्स और क्लोथिंग के 6 यूनिट्स। इसका भी अगेन टोटल यूटिलिटी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अपन ऐसे कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं जिनका टोटल यूटिलिटी बिल्कुल भी क्या है, कांस्टेंट होता है, यानी कि जो भी कॉम्बिनेशंस है सी एंड डी, जहां पे 3 यूनिट्स ऑफ फूड है, क्लोथिंग के 4 यूनिट्स है, फूड के 4 यूनिट्स है तो क्लोथिंग के 3 यूनिट्स है, इन सभी कॉम्बिनेशंस का यूटिलिटी क्या है, सेम ही होता है। ये हमारा क्या है, अजम्पशन है ना। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व अपने को बता रहा है कि ये ऐसे कॉम्बिनेशंस को इंटरसेक्ट करता है जहां पे टोटल यूटिलिटी कॉम्बिनेशन का कैसा है, सेम होने वाला है। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन प्रीफर करो, आपका कोई नुकसान होगा क्या, नहीं होगा, राइट। यस, अभी ये कैसे होता है देखो, अभी देखो, जब कभी भी मैंने क्लोथिंग फूड का एक एक यूनिट ऐड करते जा रहा हूं, क्या मैं क्लोथिंग के कुछ यूनिट्स कम करते जा रहा हूं क्या, यस। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मैंने फूड का एक एक यूनिट ऐड किया होगा, इससे मेरी जो फूड की टोटल यूटिलिटी है क्या वो बढ़ गई होगी क्या, यस, है ना। अभी मुझे तो ग्रुप का कॉम्बिनेशन का यूटिलिटी सेम रखने का है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर क्लोथिंग के कुछ यूनिट्स का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सो दैट जितना टोटल यूटिलिटी फूड का बड़ा है उतना ही क्लोथिंग का क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्लोथिंग के कुछ यूनिट्स क्या कर रहा हूं, बिल्कुल भी छोड़ते जा रहा हूं या कम कंज्यूम कर रहा हूं, जिससे जितना यहाँ पे फूड में यूटिलिटी बड़ा हो उतना ही कहां करना है अपने को, क्लोथिंग में कम करना है, सो दैट कॉम्बिनेशन का यूटिलिटी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, राइट। दूसरी चीज अपन यहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हैं कि फूड और क्लोथिंग के दोनों के अंदर कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। फूड का यूनिट बढ़ते जा रहा है तो क्लोथिंग का कम होते जा रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अपने को यह समझनी है कि जैसे जैसे मैंने फूड का एक एक यूनिट ऐड किया, इनिशियली क्लोथिंग के कितने यूनिट्स मैंने कम करने पड़े, 6 यूनिट्स मैंने कम कर दिए, है ना। देन सेकंड यूनिट जब मैंने अगेन फूड का और ऐड किया तब कितने यूनिट्स कम करने पड़े, 2 करने पड़े, और अगेन जब मैंने और एक यूनिट ऐड किया तो क्लोथिंग के कितने करने पड़े, कम यूनिट्स, एक ही यूनिट अपने को कम करना पड़ा, राइट। इसको अपन बोलते हैं दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि एक गुड्स का, यानी कि गुड्स एक्स अगर अपन कंसीडर करें, या फिर अपन यहाँ पे एग्जांपल में बोले फूड का एक यूनिट ऐड करने के लिए या फूड का एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करने के लिए आपने क्लोथिंग के दूसरे यूनिट के कितने गुड्स सैक्रिफाइस कर दिए, इसे अपन क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, की एक का एक यूनिट ऐड करने के लिए दूसरे के कितने कम करने पड़ते हैं, दैट इज योर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे अपने को क्या दिखाई दिया कि इनिशियली आपका जो सेकेंड यूनिट ऑफ फूड ऐड होता है वो क्लोथिंग के कितने यूनिट्स कम करता है, 6 यूनिट कम करता है, फिर और अगर फूड में ऐड होगा तो कितना दो कम करेगा, 2, फिर और 1। ये क्या आपका एमआरएस बिल्कुल भी आपको डिक्रीजिंग दिखाई दे रहा है, यस। इसके पीछे का लॉजिक क्या है समझो, राइट। एमआरएस यहाँ पे डिक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि इनिशियली जब आपने फूड का एक एक यूनिट ऐड किया तो पहला जो यूनिट आपने ऐड किया उसका यूटिलिटी दूसरे या तीसरे एडिशन से ज्यादा होगा क्या, यस। मतलब यहाँ पे आपका जो एमयू है ना, इन सब का, इसका उससे सेकंड का एमयू थर्ड से ज्यादा होगा, थर्ड का एमयू फोर्थ से क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप क्लोथिंग के यूनिट्स कम कर रहे हो ना, तो लास्ट वाले यूनिट पहले कम होते हैं, उसके बाद में पहले वाले कम होते हैं, उसके बाद में और पहले वाले कम होते हैं। मतलब जो आखिरी वाले यूनिट्स होते हैं क्लोथिंग के, क्या उनका एमयू ज्यादा होगा या कम होने वाला है, कम, है ना। तो इसके लिए क्या बोला है, जब आप फूड के अंदर एक यूनिट ऐड करते हो उसका एमयू क्या है, ज्यादा, तो आपको बहुत सारे यूनिट्स किसके सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं, क्लोथिंग के, क्योंकि क्लोथिंग के आखिरी के यूनिट्स का एमयू कितना होता है,
कम कम होता है, राइट। और जैसे जैसे आप फूड का एक एक यूनिट बढ़ाते जा रहे हो उसका भी एमयू क्या होता जा रहा है, कम कम होते जा रहा है। और क्लोथिंग के इनिशियल यूनिट्स जो है वो आने लगे तो इनका एमयू क्या है, अभी कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो आपको ज्यादा यूनिट्स क्लोथिंग के सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे क्या, नहीं करने पड़ेंगे। इसलिए यहां पे आपका एमआरएस कैसा होता है, डिक्रीजिंग हो जाता है। दो रीजंस की वजह से। द मेन रीजन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक्स्ट्रा यूनिट जो फूड का ऐड हो रहा है उसका एमयू कम होते जा रहा है, और क्लोथिंग के इनिशियल यूनिट्स आ रहे हैं, मतलब पास वाले यूनिट्स आ रहे हैं, तो उनका एमयू क्या है, ज्यादा है। तो अभी ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा, राइट। अभी यहां पे अगर आप ड्रॉ करने की कोशिश करते हो आईसी कर्व की, तो कैसा आता है देखते। देखो सबसे पहले कॉम्बिनेशन में फर्स्ट का फूड का एक यूनिट है और क्लोथिंग के कितने हैं, 12 है, ये कॉम्बिनेशन आ गया। सेकंड के लिए 2 यूनिट्स एंड योर 6, तो ये कॉम्बिनेशन आ गया। थर्ड के लिए 4, यहाँ पे थर्ड फूड के फोर्थ फूड के लिए 3 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है, राइट। तो ये पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा, दोनों के बीच में यहाँ पे समथिंग कुछ पॉइंट आ जाएगा, राइट। अभी इन सबको कनेक्ट करने के लिए अगर मैं एक कर्व ड्रॉ करता हूं तो ये समथिंग कुछ इस तरीके से जाने वाला है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इनडिफरेंस कर्व बोलते हैं। अभी ये इनडिफरेंस कर्व कैसा दिखाई दे रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखाई दे रहा है क्या, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यस। दूसरी चीज, क्या ये आपको कॉन्वेक्स दिखाई दे रहा है क्या, यस, है ना। अभी ये कॉन्वेक्स होने के पीछे का रीजन है दैट इज इसका स्लोप, है ना। जब यहाँ पे आप स्लोप कैलकुलेट करोगे आपका स्लोप कितना आ जाएगा, -6 -2 एंड -1 आ जाएगा। मतलब स्लोप कैसा है सर, अगेन डिक्रीजिंग है। तो जब कभी भी स्लोप डिक्रीजिंग होता है, ग्राफ कैसा आता है आपका, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन आता है, राइट। अभी स्लोप ही क्या है, स्लोप इज नथिंग बट, मतलब एमआरएस ही क्या है, एमआरएस इज नथिंग बट व्हाट, नेगेटिव ऑफ स्लोप है, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं, राइट। सो एमआरएस डिक्रीजिंग है, स्लोप डिक्रीजिंग है, इस वजह से कॉन्वेक्स कर्व आ रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पे आपका जो रिलेशनशिप है फूड एंड क्लोथिंग का कैसा है, इनवर्स है, इस वजह से अगेन यहाँ पे आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ आ रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट। सारी ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन समझते हैं, दैट इज अबाउट द इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है, दैट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन आईसी। जब एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व अपन कहीं पे ड्रॉ कर दे उसको अपन क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप बोलते हैं, राइट। जैसा इस ग्राफ के अंदर आपको दिखाई देता होगा कि IC1 IC2 IC3 ऐसे कई सारे इंडिफरेंस कर्व अपन ने निकाल रखे, और हर एक इंडिफरेंस कर्व क्या दूसरे वाले से ऊपर है क्या, यस, है ना। तो यहां से कुछ ऑब्जर्वेशंस अपने को समझने, देखो हर एक आईसी के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे सबका टोटल यूटिलिटी बिल्कुल भी क्या है, सेम है। बट हर एक आईसी का टोटल यूटिलिटी सेम है क्या, नहीं है ना। तो जो भी ओरिजिन से सबसे ज्यादा दूर आईसी होगा उसका टोटल यूटिलिटी हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो ओरिजिन के बहुत ही पास में होता है उसका टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कंपैरेटिवली दूसरे से क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे अपने को याद रखना है कि लोअर द आईसी लोअर विल बी द सेटिस्फेक्शन एंड हायर द आईसी हायर विल बी द सेटिस्फेक्शन। जो भी इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन से जितना ज्यादा दूर होगा उसका उतना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा, और जो भी ओरिजिन के जितने पास में होगा उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उतना ही क्या होता है, कम होता है। और हर एक कंज्यूमर हमेशा क्या करेगा, सबसे बड़े वाले आईसी पे कॉम्बिनेशन प्रेफर करेगा, क्योंकि अपने को यूटिलिटी क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए, राइट। तो हमेशा अपने को याद रखना है IC1 इज लेस देन IC2 इज लेस देन IC3, यस। नेक्स्ट पॉइंट अपन यहाँ पे समझते हैं, दैट इज एमआरएस। एमआरएस का डेफिनेशन अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया है ना। जनरल रूल यही है कि आपका एमआरएस कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है, इस वजह से आपका जो आईसी कर्व आएगा वो भी कैसा आएगा, बिल्कुल भी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन आएगा। दिस इज द जनरल रूल, बट इसके दो एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या बोलते हैं कि इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स माने क्या सर, ऐसी चीजें जिसमें कोई भी चेंज यानी जिसमें कोई भी बदल है क्या, नहीं, वो बिल्कुल भी एक दूसरे के परफेक्ट अल्टरनेटिव्स है। आप कोई भी गुड्स कंज्यूम करो, आपको कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं, आपकी यूटिलिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स बोलते हैं। जैसा एग्जांपल अपन ने लिया था, मोबाइल फोन है, सेम स्पेसिफिकेशन सेम मॉडल, बस कलर क्या है उसके अलग है, ब्लैक व्हाइट ग्रीन ब्लू, तो सबका यूटिलिटी क्या रहता है, सेम ही रहता है, कोई भी यूज करो, है ना। नेक्स्ट अपन ने बोला था ब्लैक पेन है, ब्लू पेन है ना, कोई भी पेन यूज करो, यूटिलिटी क्या है, सेम ही, आपको लिखना है, लिखने आ रहा है क्या, यस। सो इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, अगर आप एक कॉम्बिनेशन के अंदर एक चीज का अगर एक यूनिट ऐड करोगे तो दूसरे का भी आपको उतना ही क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का यूटिलिटी क्या है, सेम ही है, आप कोई भी यूनिट्स कंज्यूम करो, राइट। तो यहाँ पे जैसे अपने 4 कॉम्बिनेशन बन रहे A B C D, तो A का यूटिलिटी कितना है, लेट्स से A कॉम्बिनेशन के अंदर ब्लू पेन कितने हैं 10, ब्लैक कितने हैं 10, B कॉम्बिनेशन के अंदर अपन ने ब्लू के कितने ले लिए 11, तो ब्लैक के कितने करने पड़ेंगे, एक ही कम करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लू का कितना बड़ा है, एक ही बड़ा है, राइट। इसके बाद में अगेन अगर ब्लू में मैं एक एक ऐड करते जाता हूं तो ब्लैक में से कितने कम करना पड़ेगा, एक एक ही कम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सर दोनों का टोटल यूटिलिटी क्या है, सेम ही है ना। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में आपका यूटिलिटी चेंज
नहीं होता। तो जितना आपने एक प्रोडक्ट में यूनिट बढ़ाया होगा उतना ही दूसरे से क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे अगर आप एमआरएस कैलकुलेट करते हो तो एमआरएस कैसा आ रहा है, बिल्कुल भी कांस्टेंट, मतलब आपका स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट है क्या, यस। और जब कभी भी स्लोप कांस्टेंट होता है तो आपका इंडिफरेंस कर्व भी कैसा आएगा, बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन आने वाला है। तो ये पॉइंट अपने को याद रखना है। इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एमआरएस कैसा होता है, कांस्टेंट, और आईसी कर्व कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। नेक्स्ट एक्सेप्शन है दैट इज अबाउट द परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपका जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो बिल्कुल भी कैसा होता है, एल शेप्ड होता है। अभी एल शेप्ड क्यों होता है, देखो व्हाट इज परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसी चीजें जिनका एक दूसरे के बगैर कुछ काम बनना ही नहीं है। अगर आपके पास में एक गुड ज्यादा है और दूसरे कम है तो जो ज्यादा वाले यूनिट्स है ना उनका कुछ भी फायदा है कि आपको नहीं है, तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पे लिया है लेफ्ट शूज एंड राइट शूज, लेफ्ट हैंड ग्लोव्स एंड राइट हैंड ग्लोव्स, है ना, लेफ्ट ईयरिंग और राइट ईयरिंग, इन सब का अगर एक ही पेयर आपके पास में है दूसरा नहीं है तो जो भी पेयर आपके पास में है उससे आपको कुछ यूटिलिटी है क्या, नहीं है, राइट। इसके लिए यहाँ पे अपने को ये पॉइंट कंसिडर करने का है। लेट्स से अगर कॉम्बिनेशन 7 जिसकी ए है, जिसके अंदर लेफ्ट शूज कितने हैं 7, राइट शूज कितने हैं 4। अभी आपको आप कितने चप्पल पहन के घूम सकते हो, 4 ही जोड़ी चप्पल पहन सकते हो। जो लेफ्ट शूज आपके पास में एक्स्ट्रा में 3 है वो लेफ्ट शू कुछ भी काम के क्या, नहीं, अदर देन आपको मारने के लिए। आपके घर वाले उससे आपको मार सकते हैं अगर आप पढ़ाई ना करो तो, लेकिन आप भी अगर वीडियो देख के पढ़ाई करते हो तो आपको कोई मारने वाला है क्या, नहीं मारने वाला, राइट। सो लेफ्ट शूज जो एक्स्ट्रा के वो आपको कुछ भी काम के नहीं है, उनका कुछ भी यूटिलिटी नहीं है। आपको यूटिलिटी कितने से मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जो कॉम्बिनेशन परफेक्ट बन जाएंगे उनसे ही मिलेगा, जो जोड़ी बनेगा उससे मिलेगा, राइट, यस। वैसे ही यहाँ पे अगर 6 5 4 में लेता हूं तो यूटिलिटी उतने का ही है जितना पूरा पूरा पेयर बन रहा है। तो इन सभी कॉम्बिनेशंस में एक्चुअली पेयर कितने का बन रहा है, 4 का ही बन रहा है। तो एक्स्ट्रा यूनिट लेफ्ट शूज के रहने दो या राइट शूज के रहने दो, उसका कोई यूटिलिटी है क्या, नहीं है। तो इन सबका टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी क्या है, सेम ही है, क्योंकि एक्स्ट्रा यूनिट का कोई फायदा आपको नहीं हो रहा है, राइट। तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से यहाँ पे आपका जो कर्व बनता है आईसी कर्व, वो बिल्कुल भी कैसा बनता है, एल शेप्ड बनने वाला है। यस और नो, यस, है ना। लेफ्ट शूज अपन ने जो है वो एक्स पे रखे, राइट शूज अपन ने एक्स पे रखे। अगर आप ड्रॉ करते हो तो ये एबीसीडी वाला ऐसा कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देने वाला है विद द एल शेप। नेक्स्ट अपन समझते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहला प्रॉपर्टी दैट इज आईसी कर्व कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होने वाला है टू द फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट। नेक्स्ट आईसी कर्व हमेशा क्या होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। दिस इज द जनरल रूल, एक्सेप्शंस दो होते हैं, राइट। दैट इज एक तो आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जहां पे आईसी कर्व कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री जहां पे आईसी कर्व कैसा होगा, एल शेप्ड होने वाला है, राइट। नेक्स्ट अपन ने बोला था कि आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इसका मतलब इनका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, बिल्कुल भी सेम है, राइट। जैसा एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, राइट, IC1 और IC2 दो इंडिफरेंस कर्व है। पॉइंट ए जो IC1 और IC2 दोनों पे भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पे उनका इंटरसेक्शन हो रहा है ना, इस वजह से दैट इज ए पॉइंट का और इस बी पॉइंट का, क्योंकि ये सेम आईसी पे आते हैं, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है क्या, यस। और ए पॉइंट और सी पॉइंट के ऊपर IC2 बिल्कुल भी, मतलब दोनों भी IC2 पे आ रहे हैं, तो इनका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है क्या, यस, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि इफ A is equals to B and A is equals to C, it means C is equals to B। बट इन दोनों को देख के आपको लग रहा है क्या, नहीं, C का यूटिलिटी क्या है, ज्यादा है B से, तो आप ये बोल सकते हो क्या C is equals to B, नहीं। इसलिए इन्होंने क्या बोला कि आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, यस और नो, यस। ये अगेन मैथ्स के प्रॉपर्टीज बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि जितना बड़ा आईसी उतना ज्यादा उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देन द लोअर आईसी। एंड द लास्ट पॉइंट इज आईसी कभी भी एक दूसरे के एक्सिस को टच कर सकते क्या, नहीं, क्योंकि अगर वो लोग एक्सिस को टच कर रहे हैं इसका मतलब वो एक ही यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, दूसरे का कंजम्पशन कितना है, 0 है, और कभी भी 0 कंजम्पशन नहीं होगा क्योंकि अपने को यहाँ पे बोला है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, आपको 2 यूनिट्स कंज्यूम करने हैं, एक यूनिट कंज्यूम करने का है क्या, नहीं, राइट। इसके लिए कभी भी आपका इंडिफरेंस कर्व आपके कोई भी एक्सेस को टच करता नहीं है, आइदर एक्स और आइदर वाई, राइट। नेक्स्ट पॉइंट अपन जो समझते हैं दैट इज योर बजट लाइन। बजट लाइन क्या है सर, बजट लाइन ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि आपका जितना भी बजट है, आपकी जितनी भी इनकम है, उस इनकम के अंदर आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस कौन से खरीद सकते हो, राइट। सेम इनकम के साथ में अलग अलग यूनिट्स के कितने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स के आपके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये आपको कौन बताता है, आपका बजट लाइन बताता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है कि 200 रुपए का आपका बजट है ना। आप अगर एक आइसक्रीम खाते हो 40 रुपए पर स्कूप है, तो आप कितने चॉकलेट खा सकते हो, ये आपके लिए सवाल है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, 8 चॉकलेट आप खा सकते हो क्या, यस, है ना। वही अगर मैं बोलता हूँ कि सेकंड कॉम्बिनेशन जहां पे आपने कितने आइसक्रीम खा लिए, 2 आइसक्रीम खा लिए, राइट, कितना रुपया खर्चा हो गया,
80 रुपए हो गया, बचे कितने 120। 120 में कितने चॉकलेट आएंगे, 20 रुपए का चॉकलेट रहने के बाद में 6, है ना। वैसे ही अगर आप निकालो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 and 2, राइट। अभी क्या हो गया, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है, ये सारे ही कॉम्बिनेशन कितने रुपए में आने वाले, 200 रुपए में आने वाले हैं। हर एक कॉम्बिनेशन का प्राइस कितना है, 200 रुपए का है। ओके, कोई भी कॉम्बिनेशन खाओ कितने लगेंगे, 200 रुपए लगने वाले हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन आप ग्राफ पे ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से आ जाएगा, राइट। एक अगर यूनिट आपने आइसक्रीम का खाया, एक स्कूप आइसक्रीम खाई, 8 चॉकलेट खरीद रहे हो, है ना। अगर 2 आइसक्रीम खाए तो 6 चॉकलेट है, 3 आइसक्रीम खाए तो 4 चॉकलेट है, और 4 आइसक्रीम खाए तो 2 आइसक्रीम आपको खाने पड़ रहे। और ये सारी कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट करने वाला जो कर्व है उसको मैंने क्या नाम दिया, बजट लाइन। उसको अपन प्राइस लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपके जो पर्टिकुलर प्राइस है उस प्राइस पे आप कितने कितने यूनिट्स खरीद सकते हो, ये रिप्रेजेंट करने वाला क्या है आपका बजट लाइन और प्राइस लाइन होता है, जो कैसा है बिल्कुल भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, अगेन चेक करो, आइसक्रीम और चॉकलेट इन दोनों के यूनिट्स में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, राइट। ये पॉइंट यहाँ पे अपने को ध्यान रखने का है। ओके, यस। नेक्स्ट, बजट लाइन। बजट लाइन कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है किसके बीच में, आपके आइसक्रीम एंड चॉकलेट जो भी वेरिएबल्स है उसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगा, है ना। आपकी इनकम उतनी चाहिए, बजट उतना ही है, अगर एक चीज ज्यादा खाओगे तो दूसरी कम खानी पड़ेगी। सिंपल सा लॉजिक है क्या, यस। क्योंकि एक चीज में पैसा लगा दिया, दूसरे पे लगाने को पैसा आपके पास में कितना है, कम बचता है, राइट। बजट लाइन हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि इसका स्लोप कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, राइट। दूसरी चीज अपने को ये यहाँ पे समझनी है कि ये जो पॉइंट y है, ये पॉइंट y क्या अपने बजट लाइन के नीचे है क्या, यस। क्या अपन ये कंज्यूम कर सकते हैं क्या, यस। यहाँ पे अपना पैसा बच जाएगा। और ये पॉइंट x जो बजट लाइन के बाहर है, क्या अपन वो कंज्यूम कर सकते हैं क्या, नहीं, वो कॉम्बिनेशन अपन कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने बजट के बाहर है। तो हमेशा अपने को ये चेक करना है कि कौन सी चीज, कौन सा कॉम्बिनेशन अपने बजट में बैठ रहा है और जिसके ऊपर यूटिलिटी अपने को ज्यादा मिल रहा है। क्योंकि हर एक कंज्यूमर क्या चाहता है, ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी और कम से कम खर्चा, है ना। और जो भी कॉम्बिनेशन अपने को ये दोनों चीजों दे देगा उसको अपन क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहां पे आता है, जहां पे कॉस्ट बिल्कुल भी कम हो या फिर सबसे सेम हो, और यूटिलिटी जहां पे क्या होना चाहिए, आपका मैक्सिमम होना चाहिए। इसको अपन क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते टाइम में कुछ अजम्पशंस अपने हैं कि कंज्यूमर हमेशा गुड्स एक्स और गुड्स वाई का ऐसा कॉम्बिनेशन प्रीफर करेगा जो कि किसमें से आने वाला है, इंडिफरेंस मैप से आने वाला है। नेक्स्ट अजम्पशन यहाँ पे क्या बोला है देखते हैं। ओके, जो भी पर्सन है उसका इनकम बिल्कुल भी फिक्स्ड है और वो अपनी सारी ही इनकम क्या करने वाला है, इस कॉम्बिनेशन को खरीदने में लगाने वाला है। यानी कि लोग अपना पैसा बचाने के पीछे है क्या, नहीं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट के लिए वो लोग अपना पूरा ही एंटायर इनकम, फुल इनकम क्या करने वाले, स्पेंड करने वाले है, राइट। लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट हमेशा वही लेंगे जो कहां पे आता होगा, उनके बजट लाइन पे आता होगा, जिनसे उनका पूरा खर्चा क्या होना चाहिए, हो जाना चाहिए, उनकी पैसे बचने चाहिए क्या, नहीं, राइट। थर्ड अजम्पशन यहाँ पे ऐसा है कि जो प्राइसेस ऑफ गुड्स एक्स है और गुड्स वाई है वो बिल्कुल भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। उसको चेंज करने का है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर दोनों की प्राइसेस चेंज हो जाएगी, दोनों में से किसी एक की भी प्राइस चेंज हो जाती है तो इससे आपके प्राइस लाइन को क्या होगा, असर पड़ने वाला है। जब प्राइस लाइन पे असर पड़ेगा तो अगेन क्या हो जाएगा, आपके कॉम्बिनेशन का जो प्रेफरेंस है वो क्या हो जाएगा, चेंज होने वाला है, राइट। तो इसके लिए अजम्पशन क्या है कि आपके जो प्राइसेस है वो भी कांस्टेंट है और आपकी जो इनकम है वो भी क्या है, अनचेंज है, फिक्स होती है। ये दोनों असम्पशंस यहाँ पे अपने को बात करने वाले है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज, जितने भी गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हो या फिर जो भी है वो कैसे बिल्कुल भी होमोजीनियस होने चाहिए और डिविजिबल होने चाहिए। डिविजिबल माने जिनको आप छोटे छोटे यूनिट्स में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। मतलब सर जैसा कि अगर मैं बोलूं तो आप 1 किलो काजू कतली भी खा सकते हो, आधा किलो भी खा सकते हो, पाव किलो भी खा सकते हो, 2 किलो भी खा सकते हो। तो आपके अलग अलग कॉम्बिनेशन है कि आधा किलो काजू कतली लेके जाओ और 1 किलो मोतीचूर के लड्डू लेके जाओ, पाव किलो काजू कतली लेके जाओ और 2 किलो मोतीचूर के लड्डू लेके जाओ। सो दिस इज व्हाट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, जिससे आपको जो आपके बजट में क्या होता है, बैठने वाले है, राइट। अगेन यहाँ पे अपने कितने गुड्स की बात करना है, 2 गुड्स की बात करने का है, राइट। सो प्राइसेस आर बिल्कुल भी कांस्टेंट होनी चाहिए, इनकम कांस्टेंट होनी चाहिए। आपने 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को प्रीफर करने का है ना। इन सभी यूनिट्स कैसे होने चाहिए, होमोजीनियस और डिविजिबल होने चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज कंज्यूमर बिल्कुल भी कैसा होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, राइट। ये होता है आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कुछ अजम्पशंस। अभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट होता है, इस डायग्राम से देखते हैं। देखो यहाँ पे अपने क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज द इंडिफरेंस मैप, जहां पे कई सारे इंडिफरेंस कर्व अपने को दिखाई दे रहे हैं। 5 इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे है, IC1, IC2, IC3, IC4 एंड IC5। क्या हर एक IC का यूटिलिटी अलग है क्या, यस। सबसे ज्यादा यूटिलिटी कौन से आईसी के ऊपर है, IC5 पे, और सबसे कम यूटिलिटी कहां पे देख के बताओ, IC1 के ऊपर अवेलेबल
है, राइट। और इसके बीच में से एक लाइन जा रहा है, दैट इज योर पीएल। इस लाइन को अपन क्या बोलेंगे? दिस इज योर बजट लाइन, प्राइस लाइन, राइट। ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि आपके बजट में कौन से कॉम्बिनेशंस बैठने वाले हैं, आप कौन से कॉम्बिनेशंस खरीद सकते हो। ये आपको कौन रिप्रेजेंट करता है? ये बजट लाइन रिप्रेजेंट करता है, राइट। अभी इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन है, देखो ये आर एस क्यू टी एच, ये सारे ही कॉम्बिनेशन कहां बन रहे हैं? आपके बजट लाइन पे भी आ रहे हैं और आपके इंडिफरेंस कर्व पे भी आ रहे हैं, राइट। जो भी आपका कॉम्बिनेशन आर है और एच है, ये दोनों कॉम्बिनेशंस कहां पे आ रहे हैं? आपके इंडिफरेंस कर्व 1 पे आ रहे हैं, राइट। आपका जो एस और टी कॉम्बिनेशन है, यहां कहां पे आ रहा है? आईसी 2 के ऊपर आ रहा है। और पी कॉम्बिनेशन कहां पे आ रहा है? आईसी 3 के ऊपर आ रहा है। सभी कॉम्बिनेशंस आपके बजट लाइन पे है क्या? यस, मतलब आप ये चारों पांचों कॉम्बिनेशंस खरीद सकते हो विद द सेम बजट, यानी कि सबके लिए पैसा कितना लगेगा? सेम ही लगेगा, लेकिन सबका यूटिलिटी अलग है क्या? यस। अच्छा, तो आपको हमेशा वही कॉम्बिनेशन प्रीफर करना है जो कम से कम कॉस्ट में आए और ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी दे। तो क्या आप आर एस टी एच ये कॉम्बिनेशन प्रीफर करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका यूटिलिटी कंपैरेटिवली क्या है? कम है। किस कॉम्बिनेशन से? कॉम्बिनेशन क्यू से, राइट। ये कॉम्बिनेशन क्यू आपके बजट लाइन पे भी है और इंडिफरेंस कर्व के ऊपर भी है, दैट इज आईसी 3 के ऊपर, जिसका यूटिलिटी क्या है? सभी कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा है। सेम पैसे में ज्यादा फायदा, तो यही अपने को चाहिए क्या? यही यही होता है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, राइट। सर आप ऐसा सोचोगे कि सर IC4 IC5 ये तो और भी ज्यादा यूटिलिटी देते हैं, क्यों इसके ऊपर कॉम्बिनेशन नहीं आ सकता? क्योंकि ये दोनों भी इंडिफरेंस कर्व आपके बजट लाइन के बाहर है। आप इनके कॉम्बिनेशंस को खरीद सकते हो क्या? नहीं, इतना पैसा आपके पास में नहीं है। ओके, तो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे आता है? जहां पे आपका बजट लाइन आपके इंडिफरेंस कर्व को क्या होता है? टैंजेंट होता है, राइट। जहां कहीं भी आपका जो बजट लाइन है वो आपके इंडिफरेंस कर्व को टैंजेंट होता है, उस पॉइंट पे आपका क्या बनता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन जाता है, राइट। यहां पे सबसे अगर बड़ा कोई आईसी कर्व है, आपके इंडिफरेंस कर्व है जो आपके बजट लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो कौन सा है? IC3 है। और IC3 का कॉम्बिनेशन कौन सा है? क्यू, जो बजट लाइन पे भी है और IC3 के ऊपर भी है। तो यही कॉम्बिनेशन अपन क्या करने वाले हैं? प्रिफर करने वाले हैं, राइट। जो यहाँ पे क्या कर रहा है? अगेन यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो तो ये आपका बजट लाइन है जो आपकी इंडिफरेंस कर्व को बिल्कुल भी क्या है? टेंजेंट है। टेंजेंट है इसका मतलब क्या है? एक लाइन जो सर्कल को उसके एक पॉइंट पे क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। तो क्यू पॉइंट आपका क्या बन गया? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन चुका है, राइट। देखो अभी आपके 5 इंडिफरेंस कर्व है, जितना बड़ा आईसी उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन। आईसी 5 एंड 4 का जो कॉम्बिनेशन है वो अपने बजट के बाहर है, तो उनको छोड़ दो, है ना। IC3 IC2 एंड IC1 को चेक करते हैं। तो IC3 पे कौन सा है? कॉम्बिनेशन क्यू है, तो ये अपने को चेक करने का है और यही अपना क्या बनेगा? इंडिफरेंस कर्व के लिए यहाँ पे पॉइंट बनने वाला है, राइट। दूसरा पॉइंट अपन यहाँ पे समझते हैं, कंज्यूमर क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यू पे इक्विलिब्रियम पे है, और एट इक्विलिब्रियम बजट लाइन और प्राइस लाइन बिल्कुल भी क्या होते हैं? एक दूसरे को टेंजेंट होते हैं, राइट। अभी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस यूटिलिटी एनालिसिस से ज्यादा अच्छा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अपन कार्डिनल मेजरमेंट की बात करते क्या? नहीं करते। यहाँ पे अपन एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पे अपन एक से ज्यादा कमोडिटी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अपन MU ऑफ मनी कांस्टेंट है, ऐसा भी अजम्पशन करते क्या? नहीं करते। इसके लिए इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस यूटिलिटी एनालिसिस से ज्यादा अच्छा है, ऐसा अपन मानते हैं, राइट। यहाँ पे अगेन आपका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसके बाद में ना अपने को यहाँ पे एक फॉर्मूला समझना है, दैट इज अबाउट द इंडिफरेंस कर्व MRS। इसके बारे में देखो, अभी इंडिफरेंस कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर अपन ने ऐसा बोला है कि आपका जो भी कॉम्बिनेशन है, हर एक कॉम्बिनेशन का टोटल यूटिलिटी क्या है? सेम है ना। अभी हर एक कॉम्बिनेशन का जब टोटल यूटिलिटी सेम है, तो जो दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है, उस कॉम्बिनेशन में जितना भी आपने एक यूनिट एडिशन किया होगा, है ना, तो एक यूनिट में जब नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होते हैं, उससे उसका टोटल यूटिलिटी भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो गया, चेंज हो गया, है ना। तो जितना भी TU आपका एक प्रोडक्ट का, एक कमोडिटी का चेंज हुआ होगा, उतना ही आपको टोटल यूटिलिटी दूसरे का क्या करना पड़ता है? कम कर देना पड़ता है, सो दैट कॉम्बिनेशन का यूटिलिटी क्या रहे? सेम रहे, राइट। तो यहाँ पे अपन ऐसा बोल सकते क्या विथ अवर एग्जांपल कि फूड का टोटल यूटिलिटी जितने से भी बढ़ता होगा, उतने से ही आपको क्लोथिंग का टोटल यूटिलिटी क्या करना है? कम करना है, यस और नो, सो दैट आपका कॉम्बिनेशन का TU क्या रहेगा? बिल्कुल भी कांस्टेंट रहने वाला है, राइट। तो यहाँ पे अपन ने एक फॉर्मूला बनाया, दैट इज चेंज इन TU विथ इंक्रीज इन गुड्स X इज इक्वल्स टू व्हाट? चेंज इन TU विथ डिक्रीज इन गुड्स Y, है ना, अलोंग द इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के हर एक पॉइंट पे ये चीज बिल्कुल भी क्या है? सेम है, कि आप जितना भी इंक्रीज आपके TU में आया होगा विद द इंक्रीज इन गुड्स X, उतना ही चेंज आपके TU में आएगा विद द डिक्रीज इन गुड्स Y, यस और नो।
यस अभी सर ये टीयू कैलकुलेट कैसा होता है? टीयू इज योर टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी कैसे आएगा? तो मार्जिनल इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटी करने से आपको क्या मिलता है? टीयू मिल जाता है। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज mu ऑफ x इनटू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू mu ऑफ y इनटू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ y, राइट। अभी सर जो भी चेंज आया है, राइट, एक गुड्स को एक इंक्रीज करने से दूसरे के कुछ कम करने पड़े, उस नंबर ऑफ यूनिट्स के चेंज को अपन क्या बोलते हैं? एमआरएस बोलते हैं। यस और नो? यस। इसके लिए क्या ये इक्वल टू एमआरएस है, ऐसा भी मैं बोल सकता हूं क्या? यस, है ना, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया? अगेन इक्वल टू के इधर एक को भेजो उधर एक को भेजो तो क्या हो जाएगा? mu ऑफ x डिवाइड बाय mu ऑफ y इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ y डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट? mrs xy, है ना। ये अपना फॉर्मूला यहां से बनता है। दूसरी चीज अपन ने समझी है, एट द इक्विलिब्रियम, एट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां पे आपका टेंजेंट होता है क्या? आपका प्राइस लाइन और इंडिफरेंस कर्व। इसका मतलब क्या है? दोनों का भी जो पॉइंट है वो सेम ही है क्या? ये जैसा पॉइंट क्यू है, पॉइंट क्यू आपके जो इंडिफरेंस कर्व है उस पे भी आ रहा है और आपके बजट लाइन पे भी आ रहा है। मतलब पॉइंट क्यू का जो स्लोप है वो दोनों के भी लिए कांस्टेंट है क्या? यस, है ना। यानी कि एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट बजट लाइन का जो स्लोप है और इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है दोनों भी क्या हो जाएगा? सेम होने वाला है, राइट। अभी बजट लाइन का स्लोप क्या होता है? ये होता है दैट इज प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई, है ना। तो इसके लिए अपन ने क्या बोला है? एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट ओनली, है ना, आपका जो एमआरएस एक्स वाई है दैट इज इक्वल्स टू mu ऑफ x डिवाइड बाय mu ऑफ y इज आल्सो इक्वल टू प्राइस ऑफ x डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y, राइट। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर आपका इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और आपका जो भी इंडिफरेंस कर्व का जो आपका स्लोप है इज इक्वल टू व्हाट? योर आपका बजट लाइन का स्लोप। तो दोनों भी क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है स्लोप का? दैट इज mrs xy इज इक्वल्स टू mu ऑफ x डिवाइड बाय mu ऑफ y इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y। ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होने वाला है, और कहीं भी होता है क्या? नहीं, राइट। दूसरी चीज, अगर अगेन फॉर्मूला को इधर उधर घुमाते तो क्या हो जाएगा? mu ऑफ y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y इज इक्वल्स टू व्हाट? mu ऑफ x डिवाइड बाय प्राइस ऑफ x। ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो है प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है, राइट। यस, यहाँ पे आपका जो रिवीजन है दैट इज फॉर चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 दैट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ये जो वन शॉट रिवीजन है आपको पसंद आया, है ना। विद इन एंड 1 आवर 11 मिनट्स अपना ये रिवीजन क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। ओके, अगर आपको बिल्कुल भी वीडियो पसंद आया, रिवीजन पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए सो दैट आने वाले अगले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि आपके जो कमेंट्स है ना बड़ा ही मोटिवेशन देते हैं, ऐसे वीडियोस बनाने की एक चाहत देते हैं, हिम्मत देते हैं। तो बिल्कुल भी कमेंट करना आपको भूलना नहीं है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।